हेलो। माइक चेक। हेलो सर। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। देखिए, सबको ऐसे गुड इवनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, चैट में कर लीजिए जो करना है। गुड इवनिंग वैसे सबको। सर अभी भी तो क्या समय है, वक्त है। वक्त है अभी? चलिए ठीक है। आ, और सब लोग भी कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए, जैसा मैंने कल बताया था। निर्मला जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक गलती से Uh, अनम्यूट हो गए। Good evening, sir. गुड इवनिंग निर्मला जी, टेल मी। Uh, Sir, I just created yesterday a nav bar. You went on mute, Nirmala ji, again. We can't hear you anymore. Hello? Hello? Yeah, I can hear you now. Tell me. You Uh, created a nav bar. Sir, I just created a nav bar yesterday with flex, grow, and shrink. So Mm-hmm. when we minimize the window, Mm-hmm. the nav bar, I'm not able to see na full whatever. If I reduce it, no, I'm not able to see the whole thing. Yesterday we had said about responsive mode, and you showed me how the window when it is reduced. I was not able to see the whole nav bar there. So is it anything I'm getting wrong? I don't know. So we'll do two things. One topic we are going to cover today will probably answer your question. Otherwise, please just post whatever code you have Mhm. written right on the portal and ask your Okay, question, and we'll answer you there. Yeah. sure. Yes. Yeah. Okay, sir. All right. Thank you. So let us continue. हम जो कल अपना जो ये बना रहे थे, जो हमारी प्रैक्टिस सेट था, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सिर्फ हेडर बनाया था, है ना। और जैसा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताया था, फीडबैक भी था। अब हम कोशिश यही करेंगे कि आई विल ब्रेक आफ्टर, जब भी कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे ना बीच में, आई विल ट्राई नॉट टू टेक डाउट्स। पहले फ्लो में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जैसे मैं रुक के क्वेश्चंस पूछता हूँ, बेसिकली डाउट्स लेता हूँ, उसके बाद डाउट्स लेंगे, बीच में डाउट्स नहीं लेंगे। ऑल्सो जो भी डाउट है, जिसको भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड, डायरेक्टली अनम्यूट करके डाउट नहीं पूछना है ना, क्योंकि उससे सबको डिस्टर्ब होता है। सब बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है, तो हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट करेंगे सबके टाइम का। एंड जिसको भी डाउट है वो अपना हाथ रेज करिए, हैंड रेज करिए, एंड जब भी अप्रोप्रिएट मौका होगा, मैं उस समय पे फिर जो भी सारे डाउट्स होंगे वो क्लास में ही हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमने क्या बना लिया था कल, वापस आ जाते हैं। हमने बना लिया था हेडर, है ना। और इसको हम 100% साइज पर देख रहे थे। तो हमने हेडर बना लिया था और इसमें हमने यूज किया था बेसिकली जो हमारा हमने यूज किया था फ्लेक्स प्रॉपर्टी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ वापस स्टाइल को, और इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, जो मेन्यू है इसके अंदर हमने लगा लिया था डिस्प्ले फ्लेक्स। टेक्स्ट एक नंबर और बड़ा कर देता हूँ। जो मेन्यू है इसके अंदर हमने लगा लिया था डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि हमने दे दिया था स्पेस अराउंड। तो क्या हो रहा था, इनके सबके चारों तरफ हमको स्पेस दिखाई यहाँ पर दे रहा था, है ना। तो इतना जो हमारा, अगर हम वापस आकर देखेंगे टास्क में, हेडर के लिए क्या टास्क मिला था। हेडर के लिए इसने तो बस इतना ही टास्क दिया था कि नैप बार विद लिंक्स लगा दीजिए। हमने थोड़ा सा एक माइल एक्स्ट्रा जाकर कर लिया है क्या, हमने उसमें फ्लेक्स भी लगा लिया है, और इनको लिंक्स को हमने थोड़ा सा सुंदर भी बना लिया था। कैसे, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें नन कर दिया था, और टेक्स्ट का कलर वही कलर कर दिया था जो हम नॉर्मली टेक्स्ट का कलर देना चाह रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये लिंक बनने के बाद भी ब्लू कलर का नहीं हुआ, वरना लिंक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स किस कलर में दिखाते हैं, ब्लू कलर में दिखाते हैं। बट क्योंकि हमने जाकर लिंक पे टारगेट लगाया, यानी ए टारगेट लगाया, एंकर टैग पर कलर कर दिया व्हाइट, तो ये हो गया व्हाइट, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आसान है करना वो है फुटर। तो पहले फुटर कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू मेन, क्योंकि बाकी सारा काम हमको मेन में ही करना होगा। तो फुटर में क्या बोल रहा है, ऐड टेक्स्ट इन फुटर। तो फुटर में बस हमको टेक्स्ट ऐड करना है, अभी तक हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया है। अगर हम फुटर में आके देख रहे हैं तो मान लीजिए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, this is a copyright of KG coding। और जैसे क्या लिख देते हैं लोग, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये हमने लिख दिया। देखिए कहां पर, अपने फुटर के अंदर। फुटर यहाँ पर अभी भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है ना। तो एक तो शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि लाइव सर्वर बंद हो गया होगा कल से अभी तक। पहले इसको लाइव सर्वर ऑन कर लेता है। हाँ, तो देखिए अब क्या हुआ,
यहाँ पर टेक्स्ट दिखने तो लग गया, बट देखिए आपको दिख रहा है कितना छोटा टेक्स्ट दिख रहा है और एकदम यहीं पर दिखने लगा है ना। हम क्या चाहते हैं, बीच में हमारा मेन कंटेंट आए, उसके बाद हमारा ये फुटर आए। तो अब हम क्या करेंगे, मेन पर और फुटर पे दोनों पे हम थोड़ा सा स्टाइल लगाते हैं ना। मेन और फुटर पे अभी हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया है, मेन पर फिलहाल टेम्परेरी में स्टाइल लगा रहा हूँ है ना। मान लीजिए मेन टैग को हम क्या दे देते हैं, हम दे देते हैं इसकी हाइट। मैं फिलहाल इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने हाइट सेट कर दी इसकी 600 पिक्सल्स, है ना। हमने बोला भाई आपकी जो हाइट है वो कम से कम 600 पिक्सल फिलहाल के लिए होगी, बाद में जब हम इसमें कंटेंट डालेंगे तो इसकी हाइट और ज्यादा ग्रो करनी है कम करनी है वो देख लेंगे। बट फिलहाल क्योंकि हम फुटर को नीचे देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, फुटर बेसिकली यहाँ पर हमको दिख जाए। फुटर नीचे तो आ गया, एक तो इसमें भी थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर होता तो अच्छा लगता, प्लस टेक्स्ट एकदम कोने में आ रहा है, बीच में आ जाता। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर भी स्टाइल लगाना शुरू करते हैं, फुटर लगाएंगे। अब फुटर में क्या देखिए, बैकग्राउंड कलर जो हमने हेडर में दिया है अगर वही बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो हमारी थीम थोड़ी सी ठीक लगेगी। यहाँ पर भी पैडिंग दे सकते हैं, सेम कलर दे सकते हैं, उससे क्या होगा, सारी चीजें हमको सिमिलर तरह से देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे हमारी पूरी वेबसाइट की कोई थीम बनी हुई है। अब देखिए फुटर क्या हुआ, सडनली जैसे ही मैंने लगाया क्या, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर भी आ गया है, पैडिंग भी आ गया है, और कलर जो मेरे टेक्स्ट का कलर है वो भी आ गया है ना। उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कहाँ दिखे, सेंटर में दिखे नीचे, तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही आप देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट भी यहाँ पर कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अगर ये वैसे जनरली फुटर का टेक्स्ट बहुत छोटा रखा जाता है, देखिए हमने इसको दोबारा जूम कर लिया है, अगर हम 100% पर देखें तो अभी ऐसा दिख रहा है। अगर फिर भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज इसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉन्ट साइज में दे देता हूँ इसका 10 पिक्सल्स, है ना। अच्छा ये तो और ज्यादा छोटा हो गया, तो उसको हम कर देते हैं 15 या 20। तो देखिए 20 पर ही अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। वैसे अगेन इसका बेस्ट तरीका क्या है करने का, जो हमने पहले सीखा था, इंस्पेक्ट करिए, जो बेसिकली एलिमेंट है उसको यहाँ देख लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, यहाँ से साइज बढ़ा घटा के देख लीजिए, जो साइज उसके बाद आपको पसंद आए उसी साइज पे हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। मान लीजिए 22 पसंद आया, उसके बाद 22 आके यहाँ पर सेट कर देंगे, है ना। तो देखिए फुटर के लिए तो कोई भी टास्क नहीं दिया था, इसने टास्क सिर्फ इतना दिया था, ऐड टेक्स्ट इन फुटर। तो फुटर में हम टेक्स्ट ठीक से ऐड कर पाए, बीच में हमको ये टेक्स्ट दिख रहा है, और बेसिकली पेज के ये फुटर के एकदम सेंटर में हमने इसको लगाया है। मेन गेम कहाँ बचेगा, मेन गेम बचेगा जब हम कर रहे हैं क्या, जब हम बनाएंगे पहले जो मेन हमको बनाना है, मेन जो कंटेंट हमारा है इसमें। तो मेन कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको हमको और कैसे दिखाना है। इसका एक काम आप और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि फुटर एकदम नीचे दिखे, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए फुटर है, इसकी मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसकी पोजीशन कर दूं एब्सोल्यूट, है ना, देखिए मैं फिक्स्ड क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिक्स्ड मैंने पोजीशन इसकी इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर दूंगा तो पेज जब स्क्रॉल होगा, अगर मान लीजिए पेज पर बहुत सारा कंटेंट आ गया, तो फुटर जनरली फिक्स्ड नहीं रहता है ना। फुटर क्या होता है, आगे पीछे जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि फुटर बस नीचे आए, तो मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, मैं मान लीजिए इसको दे देता हूँ कि बॉटम से इसको 0 पर सेट कर दीजिए, बॉटम से 0 पिक्सल। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको बोला बॉटम से 0 पिक्सल, तो ये कहा हुआ, एकदम नीचे जाकर 0 पे सेट हो गया। हमने क्या देखा था, एब्सोल्यूट में हम टॉप से डिफाइन कर पा रहे थे, लेफ्ट से डिफाइन कर पा रहे थे, राइट से डिफाइन कर पा रहे थे, ऐसे ही बॉटम से भी डिफाइन कर पाएंगे। बट पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही क्या हुआ, इसका साइज जो है वो छोटा हो गया है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसकी विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं, विड्थ विल बी 100%। मान लीजिए मैंने विड्थ इसकी दे दी 100%। अब देखिए इसने क्या किया, पूरे पेज की इसने विड्थ ले ली है ना, पूरे के पूरे पेज पर ही आ गया है, जो भी 100% विड्थ है वो ले ली है। और उसके बाद क्या हुआ है, नीचे एकदम आ गया है पेज पर। तो अब अगर मैं जो मेन में मैंने हाइट दी थी, मैं अगर ये भी हटा दूं तो भी अब शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया, इसको ऑलरेडी एब्सोल्यूट करके बॉटम से 0 पिक्सल पर सेट कर दिया है। तो बॉटम से हमने इसको 0 पिक्सल पर सेट किया, ये आ गया। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक स्क्रॉल बार नीचे आ गई है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये क्यों आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मेरे को भी नहीं पता है एग्जैक्टली, एक बार देखना पड़ेगा, पर शायद ऐसा हो रहा है कि जो पैडिंग है, पहले हमने इसकी विड्थ दे दी 100% और उसके बाद एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड कर दी है। तो क्या होगा, पैडिंग दोनों लेफ्ट और राइट साइड में भी ऐड हुई है। तो लेफ्ट और राइट साइड में क्यों किया, तो उसने 50 पिक्सल इसका साइज जो है वो बढ़ा दिया है। तो इसे फिक्स करने के क्या तरीके हैं, इसको हम दो तरह से फिक्स कर सकते हैं। या तो जो हमको पैडिंग देना है वो सिर्फ हम टॉप और बॉटम की दें, अब हमको लेफ्ट और राइट की तो पैडिंग चाहिए ही नहीं, हमने टेक्स्ट पहले ही सेंटर में किया हुआ है। या हम इसका जो बॉक्स साइज है वो क्या कर दें, बॉर्डर बॉक्स कर दें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जो पैडिंग है पहले टॉप और बॉटम की हमको देनी है, लेफ्ट और राइट की नहीं देनी है। तो अगर मैं 25 पिक्सल स्पेस 0 पिक्सल कर दूं तो आई थिंक ये प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम फिक्स हो गई, है ना। क्यों, अभी लेफ्ट और राइट वाला बेसिकली जो पैडिंग था वो 0 हो गया। इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। अगर हम आकर बॉर्डर बॉक्स पे देखेंगे, देखिए इसकी पैडिंग क्या है, ऊपर नीचे 25 दिखा रहा है, बट लेफ्ट और राइट में निल दिखा रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी ये एकदम लेफ्ट और राइट में अड़ गया है, कोई भी स्क्रॉल बार अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमारा हेडर भी तैयार है, हमारा फुटर भी तैयार है, ठीक है। तो ये हुए दो काम। अब आ जाते हैं मेन के पास। अब हमको काम करना है मेन, इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्रिएट अ डिव विद विड्थ एंड हाइट
बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड बॉर्डर रेडियस 50%। यानी एक डिव हमको बनाना है जिसकी विड्थ और हाइट हो कुछ, हम अपनी पसंद से कुछ भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो और बॉर्डर रेडियस 50% हो। देखिए बॉर्डर रेडियस 50% का हमने पहले क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। क्या होगा, आप अगर किसी का रेडियस 50% दे देंगे तो वो एक सर्कल बन जाने वाला है। पहले चलिए इसको चलाकर देखते हैं हम क्या करेंगे। वापस index.html में आएंगे। अब इसने क्या बोला, मेन के अंदर आपको कुछ कुछ कंटेंट ऐड करना है। तो कंटेंट में क्या है, पहले इसने बोला एक डिव ऐड करने के लिए। इसमें मान लीजिए हम क्लास दे देते हैं क्या, माय सर्कल, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या बनने वाला है, ये एक सर्कल बनने वाला है। मैंने इसके अंदर दे दी क्लास माय सर्कल, इसके अंदर और काम बेसिकली मैंने अभी और कुछ भी नहीं दिया, कुछ कंटेंट नहीं दिया। अब मैं इसको टारगेट करूंगा डॉट क्लास लगाकर, है ना। तो डॉट माई सर्कल से मेरा सर्कल आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमको देना है इसका विड्थ और हाइट। तो मैं दे देता हूँ, मान लीजिए इसका विड्थ मैंने दे दिया मान लीजिए 100 पिक्सल्स, है ना। सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं, जब तक बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, है ना। तो एक बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हम दे देते हैं ये फायर ब्रिक, है ना। फायर ब्रिक नाम का बैकग्राउंड कलर दिया, विड्थ दिया। अब हाइट दे देते हैं कितना, हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल्स। अब देखिए मैंने ये बॉक्स हमको यहाँ पर देखने लगा है, मैंने क्या किया, 100 इसका हाइट और विड्थ दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया फायर ब्रिक। तो यहाँ पर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे हमारे पेज पर ताकि ये ठीक से दिखे। तो मैं मान लीजिए इसको 200 कर लेता हूँ, ठीक है। 200 करके यहाँ पर आ गया, अभी एकदम कोने में अटैच्ड है। तो क्या करते हैं, इस पर एक मार्जिन दे देते हैं। मान लीजिए मार्जिन मैंने दे दिया इसका 25 पिक्सल, कि भाई हर तरफ से अपना एक मार्जिन ले लीजिए आप 25 पिक्सल। तो क्या हुआ, चारों तरफ एक मार्जिन आ गया मेरा 25 पिक्सल और दोनों तरफ से बेसिकली थोड़ा सा डिटैच होकर यहाँ पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि पेज में मान लीजिए ये जो कलर है इसी का यहाँ जो मेन कंटेंट है इसमें भी हमको कोई बैकग्राउंड कलर डालना है मान लीजिए, तो मैं मेन में क्या कर सकता हूँ, मेन में भी यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला बैकग्राउंड कलर और एक्वा मरीन, तो थोड़ा अजीब लगेगा। अच्छा अभी क्योंकि मेन कंटेंट एक्चुअली इतना ही है इसलिए इतना आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बॉडी में भी लगा सकते हैं। आई थिंक अगर इसको बॉडी में लगाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हमने ऊपर बॉडी के लिए कुछ डिफाइन किया है क्या, नहीं बॉडी के लिए डिफाइन नहीं किया। एक बार यहाँ बॉडी में डिफाइन करके देखते हैं। जैसे मैंने बॉडी में डिफाइन किया तो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी बॉडी पर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया, बट थोड़ा डार्क लग रहा है अभी भी। इसको अगर आपको लाइट करना है तो क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारा कलर पिकर। यहाँ जाते हैं इंस्पेक्ट में, कलर बेसिकली यहाँ पर दिख जाना चाहिए जब हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो बॉडी के लिए जो टारगेट है वो भी हमको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा हमारा कलर। इसको करते हैं और ज्यादा लाइट, बहुत हल्का सा कलर दिखे, बस इतना कलर हमको चाहिए। अब ये कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और वापस लाकर पेस्ट कर दूंगा अपने कोड के अंदर। तो ये कलर एक्चुअली हमको देखने में पसंद आ रहा है, ठीक है। ये कलर हमने लगा दिया। अभी देखिए हल्का सा बहुत बैकग्राउंड कलर आ गया है, सिमिलर थीम वाला सा। तो हमको ऐसा लग रहा है पेज हमारा कुछ कुछ बन रहा है। देखिए इसके बाद अभी हम इस कंडीशन में पहुंच जाने चाहिए जब हम कंप्लीट करेंगे कि हम अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना पा रहे हैं। तो ये सब उसमें काम आएगा। अपने वेबसाइट में आप एक हेडर भी लगाएंगे, एक फुटर लगाएंगे, बॉडी में कुछ कलर देंगे, फिर उसके अंदर कंटेंट देंगे। तो एक तरह से मैं थोड़ा सा डीप में जाकर ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमको दिखे कि जो जो हमने सीखा है वो हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, और साथ साथ इसके बेसिस पर मान लीजिए अपना एक जो पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम कर सकें। एनी लेट्स कम बैक टू जो हम कर रहे थे, क्या हमारे सर्कल को हम सर्कल बना रहे थे। तो अभी हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया और मार्जिन दे दिया ताकि बीच में ना दिखे। टास्क और क्या बोलता है, इसने बोला था विड्थ और हाइट देना है, बैकग्राउंड अच्छा इसने ग्रीन देने के लिए बोला था तो मान लीजिए हम भी ग्रीन दे देते हैं, है ना। मैंने यहाँ फायर ब्रिक दे दिया, इसको मैं मान लीजिए दे देता हूँ ग्रीन, क्योंकि टास्क में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसने बोल दिया ग्रीन एंड बॉर्डर रेडियस 50%। मैं क्या करूंगा, अब दे देंगे बॉर्डर रेडियस 50%। अब ये 50% किसका है, देखिए जैसे ही हमने 50% दिया है, 50% ऑफ क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट का 50% ले रहा है। तो जैसे ही आप 50% बोलते हैं तो ये क्या हो रहा है, टोटल बेसिकली इसका सर्कल बना दे रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं, जहां हमने 50% लिया है, देखिए जैसे ही हम इसको कम करना शुरू करेंगे, हल्के हल्के जो एजेस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और जो भी हमारा बॉर्डर रेडियस है वो आपको अलग से दिखता जाएगा। तो जब हम 0% करते हैं, बॉर्डर रेडियस 0% मतलब कंप्लीट स्क्वायर है। जैसे ही हम इसको 50% कर देंगे तो क्या होगा, जो रेडियस है पूरी की पूरी एजेस को खा गया है, तो अब ये पूरा सर्कल बन गया है। अब मैं 50 के बाद इसको कितना भी बढ़ाऊं इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एज है वो खत्म हो चुका है। जो मेरा बॉर्डर रेडियस है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ। पेज को अगर आप चाहें तो रिफ्रेश कर लें ताकि वैल्यूज जो हमने हाथ से छेड़ी हैं वो बेसिकली रीसेट हो चुकी हो, है ना। तो ये बॉर्डर रेडियस हो गया 50%। तो यहाँ भी जो पहले वाला टास्क था ये हमारा हो गया है डन। उसके बाद क्या है, क्रिएट 3 डिव्स विद कंटेनर, यानी एक कंटेनर के अंदर 3 डिव्स बनाने हैं। उनकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स होनी चाहिए और उनका डिस्प्ले आपको करना है इनलाइन
ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं। पहले कंटेनर डिव बनाना है, उसके अंदर 3 डिव्स और बनाने हैं। तो वापस आएंगे अपने HTML की तरफ। सर्कल बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे जिसमें मान लीजिए हमको क्लास देना है कंटेनर। तो मैं बोलूंगा डिव डॉट कंटेनर। डिव डॉट कंटेनर लगाते क्या हुआ, क्लास हो गई है इसकी कंटेनर। तो कंटेनर डिव बन गया, इसके अंदर 3 डिव्स और बनाने हैं। तो मान लीजिए यहाँ हम देते हैं डिव, और इसके अंदर भी हम क्लास दे देते हैं क्या, बॉक्स। मान लीजिए इसके अंदर जो हम क्लास बना रहे हैं, जो डिव्स बनाएंगे, तीनों को हमको सेम स्टाइल देना है ना। इसने क्या बोला, 3 होने चाहिए जिनकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल हो, तो वो हम कॉमनली डिफाइन करते हैं, इसलिए हमने तीनों को सेम क्लास दे दी। अब आ जाते हैं बॉक्स के ऊपर, वापस आते हैं यहाँ पर, और बॉक्स पे अब हम टारगेट करते हैं क्या, डॉट बॉक्स। फिलहाल ये जो मेन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो हमको मेन में टारगेट करना हो। अगर हमको बाद में चाहिएगा तो दोबारा इसको लगा लेंगे। बॉक्स में देना है हमको हाइट और विड्थ, तो हाइट दे देते हैं कितना, 100 पिक्सल्स जो हमारे में मेंशन्ड है। विड्थ दे देते हैं कितना, 100 पिक्सल्स। अब ये बॉक्सेस दिखाई कैसे देंगे, तो एक इनमें बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। और मान लीजिए बॉक्स का बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया साल्मन। मैं ये कुछ भी क्यों दे रहा हूँ, मैं कुछ भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पहले से मेंशन्ड नहीं है, जो भी कलर मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अभी देखिए 3 बॉक्सेस एक के बाद एक आए बट एकदम जुड़ के दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, मार्जिन। तो मार्जिन दे देते हैं कितना, 5 पिक्सल्स का। 5 पिक्सल्स का मार्जिन देंगे तो देखिए लेफ्ट से राइट से हर जगह से हल्के हल्के डिटैच हो गए हैं। अभी हमको करना क्या था, हमको एक कंटेनर में डालना था, और कंटेनर में हमको बेसिकली जो क्या करना था, इसका डिस्प्ले हमको करना था इनलाइन ब्लॉक। अब देखिए पहले मुझे बताइए कि हमको कंटेनर में लगाना होगा या इनके अंदर लगाना होगा, चैट में बताइए। इनके अंदर लगाना होगा। हाँ ठीक है, तो देखिए मैं दोनों जगह आपको लगा के दिखा देता हूँ। अभी हमने कंटेनर पर टारगेटिंग की है, अगर मैं बॉक्स पर लगा रहा हूँ क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो क्या हुआ, तीनों के तीनों एक सीक्वेंस में आ गए। अभी अगर मैं इसको हटाकर यहां लगा देता तो क्या फर्क पड़ता, तो तुमको कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। देखिए फर्क दिखाई दे जाएगा अगर हम इस पे एक बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। इस पर भी मान लीजिए मैं एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ क्या, इससे हमको थोड़ा सा डिफरेंट समझ आए, मान लीजिए लगा देते हैं डार्क खाकी, है ना। तो देखिए जो कंटेनर है उसके चारों तरफ भी अभी आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉक। ये जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है दिख रहा है। अगर इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना होता तो क्या होता, ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा होता है ना। जैसे हम इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये क्या है, ये सिर्फ अपनी उतनी ही जगह लेगा और औरों के लिए जगह छोड़ देगा। बट अभी भी आपने जिस पर इनलाइन ब्लॉक लगाया, जब हम लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये सिर्फ इतने को ही अपना साइज कंसिडर कर रहा था, है ना। तो हमको एक्चुअली कहाँ लगाना है इनलाइन ब्लॉक, हमको लगाना है बॉक्सेस में, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ये सारे बॉक्सेस एक के बाद एक आए। अभी देखिए ये वाले बॉक्सेस भी पूरी की पूरी विड्थ ले रहे हैं। अब एक तरीका तो यह है कि कंटेनर पर भी आप विड्थ लगा दें, या दूसरा यह है कि कंटेनर को भी इनलाइन ब्लॉक दे दें ताकि वो पूरी की पूरी विड्थ ना ले रहा। मान लीजिए कंटेनर पर भी हमको कोई मार्जिन लगाना है या पैडिंग लगाना है, तो यहाँ पैडिंग लगा देते हैं कितना, 5 पिक्सल्स का, और मार्जिन दे देते हैं कितना, 10 पिक्सल्स का। देखिए क्या हुआ, ये जो हमारा कंटेनर ये भी हमारी वॉल से थोड़ा सा दूर हो गया। थोड़ा थोड़ा हमको इसका भी बैकग्राउंड कलर दिखना शुरू हो गया, और 5 की जगह इसको भी 10 करना है तो 10 कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और कंटेनर बड़ा हो जाए। कंटेनर बड़ा हो गया और इसके अंदर तीनों हमारे इनलाइन ब्लॉक में प्यारे प्यारे जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ये तीनों के तीनों डिव्स जो है वो दिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ टास्क नंबर 2 भी डन। अब आ गए हैं सेकंड लास्ट पर, यानी 2 टास्क बचे हुए। अगला क्या है, सेट द करेक्ट पोजिशन प्रॉपर्टी फॉर द सिंगल डिव एलिमेंट टू एंश्योर इट रिमेन्स एट द राइट साइड ऑफ द पेज एंड डज नॉट शिफ्ट व्हेन स्क्रॉलिंग। यानी आपको क्या करना है, एक और बेसिकली मान लीजिए हमको ब्लॉक बनाना है जिस पर आपको क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि वो राइट साइड ऑफ पेज में चला जाए और स्क्रॉल करने पर मूव ना करे। लेकिन जैसे इसने बोला स्क्रॉल करने पर मूव ना करे, तो हमको क्या याद आ जाना चाहिए, हमको पोजीशन, इसका मतलब इसका सेट करना है फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड वो होता है जो अपने बेसिकली जब भी पेज स्क्रॉल होता है उस पर मूव वो नहीं करता, है ना। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर, हमको इसका मतलब एक ब्लॉक और डिफाइन करना है अभी। तो क्या करते हैं, बाहर एक हम ब्लॉक डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम क्लास दे देते हैं बॉक्सी, है ना। इसको मैंने क्लास बॉक्सी दी है, बट मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक आईडी भी दे दूंगा ताकि मैं इसके लिए स्पेशली कुछ भी डिफाइन कर सकूं, है ना। मान लीजिए इसका मैं नाम रख देता हूँ फिक्स्ड बॉक्स। जो हमारा कलर वगैरह है वो तो इसी से आ गया, मेरी जो क्लास है उससे आ गया। अब जो इसकी पोजीशन है वो हम कहाँ से सेट कर लेंगे, आईडी टारगेट करके सेट कर लेंगे। तो बॉक्स के बाद मैं एक आईडी टारगेट कर लेता हूँ फिक्स्ड बॉक्स। अब मैं क्या दे सकता हूँ, मान लीजिए पोजीशन में दे सकता हूँ फिक्स्ड, है ना। पोजीशन हमने देखिए इसकी जैसी फिक्स दी, अभी ये यहीं पर आ रहा है, पर अभी मेरे को क्या बताना है, इसको बताना भी है कि कहाँ से फिक्स्ड। तो मैं क्या देता हूँ, मान लीजिए राइट से आप इसको 10 पिक्सल्स पर लगा दीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, इसको राइट से जैसे 10 पिक्सल दिया तो इसने क्या किया, राइट से इसको 10 पिक्सल पर लगा दिया। देखिए मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्क्रॉलेबल तो अभी कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली जब तक मैं कुछ स्क्रॉलेबल यहाँ पर नहीं लगाता तो ये यहाँ पर
नहीं आने वाला है। तो मान लीजिए क्या करते हैं, ये जो हमारा कंटेनर बना हुआ था पहला, इसको हम दे देते हैं बेसिकली ऊपर से मार्जिन, है ना। तो मार्जिन बनाने के बाद मैं मार्जिन टॉप यहाँ पर दे देता हूँ, फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने दे दिया 800 पिक्सल्स। यानी मैंने बोला ये जो मेरा कंटेनर है ये क्या होना चाहिए, ऊपर से 800 पिक्सल नीचे आना चाहिए। अभी देखिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं। ये जो मेरा फुटर है ये फुटर के अंदर जा रहा है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, मान लीजिए 900 पिक्सल्स कर दूं, तो क्या होगा, ये पेज के नीचे चला गया, है ना। और ये जो मेरा एब्सोल्यूट मैंने 0 करके लगाया था, ये क्या कहाँ से लगाया था, मेन पेज के हिसाब से लगाया था, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो फिलहाल आपको फिलहाल जो हम पहले टास्क कर रहे थे वो देख लीजिए, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे साथ साथ, कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये वाला जो मेरा बॉक्स है ये स्क्रॉल के साथ एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, जो हमने फिक्स्ड दिया है ना। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, इससे हमको ये समझ आ रहा है कि ये वाला जो हमारा ब्लॉक था ये एकदम फिक्स सेट हो गया है ना। इसका जो मार्जिन टॉप है फिलहाल इसको हटा देते हैं, बाद में ये जो हमको यहाँ से सेट करना है ये पेज स्क्रॉलेबल बने वो भी अभी हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना। वो एक्चुअली आज हम पढ़ने भी वाले हैं, स्क्रॉल प्रॉपर्टी, ऑटो प्रॉपर्टी, ये जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब हम पढ़ने भी वाले हैं। तो ये बेसिकली अगला वाला टास्क कंप्लीट हो गया जिसको हमको फिक्स करना था। उसके बाद क्या बोलता है, यूज z इंडेक्स टू प्लेस द div ऑन टॉप ऑफ अनदर div, यानी हमको एक z इंडेक्स यूज करना है और एक div को दूसरे div के ऊपर आपको शो करना है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर index.html में आते हैं, यहाँ पर दो divs बनाते हैं। मान लीजिए पहला मैं div बनाता हूं और उसका मैं आईडी दे देता हूं क्या, आउटर div, है ना। या इसका हम आईडी दे देते हैं बॉटम div, ताकि नाम क्लियर रहे कि ये रहेगा नीचे। तो ये है बॉटम div। और इसके बाद देखिए, बाद हम लगा रहे हैं, इसके अंदर नहीं लगा रहे हैं, इसके बाद एक और div बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं टॉप div। ठीक है, ये तो हमारा एक बन गया बॉटम div, एक बन गया टॉप div। अब क्या करेंगे, इनपुट करेंगे टारगेटिंग आईडी के साथ। तो फिक्स बॉक्स हमारा हो गया था, है ना। एक हमको लगाना था मान लीजिए बॉटम div और एक हमको लगाना था टॉप div। ठीक है, अब पहले इन बॉक्सेस को हमको दिखाना है, उसके बाद एक के ऊपर एक इन बॉक्सेस को चढ़ाना है। तो पहले मान लीजिए मैं बॉक्स div के लिए हाइट और विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ। तो इसकी हाइट है मान लीजिए 200 पिक्सल्स, विड्थ भी होगी 200 पिक्सल्स, और एक कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर विल बी चॉकलेट, है ना। तो देखिए बॉक्स मेरा यहाँ पर दिख गया। अब ये जो अगले वाला बॉक्स है इसके लिए भी हम ये चीजें डिफाइन कर लेते हैं ताकि दोनों बॉक्सेस हमको दिखने शुरू हो जाए। अब दूसरे बॉक्स का जो कलर है वो हम यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं, चॉकलेट नहीं रखते। इसका कलर मैं मान लीजिए डिफाइन कर लेता हूँ कुछ भी जो यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन येलो। ठीक है, तो ये हमारे दो बॉक्सेस होंगे। अब देखिए अगर एक के ऊपर एक दिखाना है और दोनों का साइज सेम होगा तो फिर नीचे वाला दिखेगा ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला है उसको 250 बाई 250 कर लेते हैं। बेसिकली जो नीचे बॉक्स रहने वाला उसको 250 बाई 250 कर लिया, और जो टॉप पर रहने वाला उसको 200 बाई 200 कर लिया। अब हमको करना क्या था, एक के ऊपर एक इनको चढ़ाना है। तो ये तो बात हमको समझ आ गई कि टॉप डिव के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। पर हमको पहले इनको ओवरलैप भी तो करना है। ओवरलैप कैसे करेंगे कि एक के ऊपर एक आए, उसके लिए मान लीजिए हम इनकी पोजीशन दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी पोजीशन मान लीजिए मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट, है ना। और इसको हम दे देते हैं एब्सोल्यूट के साथ राइट से आप सेट हो जाइए 20 पिक्सल्स पे, है ना। तो यहाँ होना था, देखिए राइट से सेट हो गया 20 पिक्सल्स पे। जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट दिया था हुआ क्या, ये एक के ऊपर एक ऑलरेडी था, हमको ये जो ग्रीन वाला है ये दिख नहीं रहा था। इसको भी मैं इसके साथ ही सेट कर देता हूँ, है ना। मैंने बोला आप भी राइट से 20 पिक्सल पर सेट हो जाइए। तो देखिए ओवरलैपिंग तो ये अभी भी हो रहा है ऑलरेडी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये राइट से 20 पिक्सल पे था, इसको राइट से हम 25 पिक्सल पे कर लेते हैं, है ना। या बीच में इन दोनों में बेसिकली 25 का गैप है। आई थिंक अगर मैं इसको 25 ऐड कर दूं, 45 कर दूं, तो ऑलमोस्ट सेंटर में आएगा ये। इसी तरह से हम इसको टॉप से भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई, या इसमें मार्जिन डिफाइन कर देते हैं कि मार्जिन टॉप कितना होना चाहिए, मार्जिन टॉप भी 25 पिक्सल होना चाहिए। तो क्या हुआ, एग्जैक्टली इसके सेंटर में आ गया, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर मान लीजिए आपको बॉटम वाले को ऊपर दिखाना है तो मैं जेड इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, जेड इंडेक्स 1। तो क्या होगा, जो बॉटम वाला है वो इसके ऊपर चढ़ गया। अगर मुझे इसके लिए डिफाइन करना था जेड इंडेक्स, तो मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा मान लीजिए 2। तो क्या होगा, ये वापस इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपका नॉर्मल फ्लो के हिसाब से जो आइटम है वो ऊपर आ रहा है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं जेड इंडेक्स डिफाइन ना करता और ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक आ रहा है, बट अगर मैं index.html में टॉप डिव को पहले डिफाइन कर दूं और बॉटम डिव को बाद में डिफाइन करूं, तो क्या होगा, पहले टॉप वाला बनेगा उसके ऊपर बॉटम वाला बनेगा, तो नहीं दिख रहा है। तो उस केस में अब आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप वाला है यहाँ पर मैं आकर डिफाइन कर सकता हूँ जेड इंडेक्स 1,
तो क्योंकि इसमें मैंने z इंडेक्स 1 दे दिया तो ऑर्डर मैटर नहीं किया कि किस ऑर्डर में डिफाइन किया था, ये अपने आप इसके आ गया है ऊपर, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा हो गया लास्ट टास्क भी डन। तो मोटा मोटा बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अभी तक यूज किए थे इतना आप इससे बना पाए होंगे। ऊपर की जो स्पेसिंग हमको यूज करनी थी, जो एक्चुअली उसके बाद वाला प्रैक्टिस सेट था, अगर आप देखेंगे, अगर हम फ्लेक्स के बाद जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया था अगर हम उसमें आएंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या बोला था, हमने बोला था सेम नैव बार आपको बनाना है जो हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में बनाया है, बट स्पेसिंग जो है ऊपर की वो फ्लेक्स बॉक्स में करनी है, जो हम एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। हमने क्या किया, फ्लेक्स बॉक्स से यूज करके जो ऊपर का हमारा स्पेसिंग है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है कि ऊपर वाले जो आइटम्स है वो मेरे एक के बाद एक आ रहे हैं, बेसिकली एक लाइन में आ रहे हैं, और उसके अलावा जो स्पेस है उसको भी ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं जब भी स्पेस ज्यादा है तो। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, अगर जो भी डाउट्स हैं जिसको तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं। अगेन हैंड रेज कर लीजिए अगर है तो, अगर डायरेक्टली अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उस समय भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके आप रख सकते हैं, फिर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तब आपको मौका दूंगा। वैसे अगर ये सब कर चुके थे आप तो बहुत अच्छी बात है, यानी हमने जो पढ़ा वो अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा। कवलजीत जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं ट्राई कर रहा था, मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में 3 बॉक्स लिए थे, तो पूरे का पूरा जो कंटेनर था वो बॉडी के सेंटर में लाने के लिए मैंने काफी ट्राई किया, वो समझ में नहीं आया कि सेंटर में कैसे लाना हो, उसमें थोड़ा एक बार बस सेंटर में कैसे लाना है पूरे कंटेनर को, सिर्फ एक कंटेनर। देखिए अगेन कवलजीत जी, जो कोड हमने यहाँ नहीं लिखा है अगर आपको उसका डाउट पूछना है तो बेस्ट तरीका यही है कि आपने जो भी कोड लिखा था वो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट खींचकर पोर्टल पर डाल दीजिए। मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा अगर वहां आपको समझ नहीं आएगा तो, बट अगेन इंडिविजुअली जिसको जो डाउट आए हैं अपने कोड में वहां से अगर हम यहाँ पर करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लाइव क्लास में हम वो डाउट्स लेने की कोशिश करेंगे जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, है ना। आप एक बार पोर्टल पे पूछ के डालिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि पोर्टल पे कैसे पूछना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए, मैं पर्सनली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल सैटरडे है, कल आराम से बैठ के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया है तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट में काफी टाइम लगा दिया है ना। देवजीत जी बताइए। वो कि आपकी आवाज नहीं आ रही है देवजीत जी। ये जो लास्ट वाला किया नहीं देवजीत जी, मैं आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आपकी आवाज आ नहीं रही है। आप या तो एक बार टाइप करके दे दीजिए आपका जो भी डाउट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही सर। किसी को नहीं आता। ओके ओके ओके, हाँ आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है देवजीत जी। आपका जो भी डाउट है आप एक बार चैट में पूछिएगा या अलग से बेसिकली हेलो पोर्टल पे पूछिएगा। सर। ऑल राइट, हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जो चीजें हमको आज कवर करनी थी, देखिए हमने पहले कुछ सेलेक्टर्स कवर किए थे, है ना। हमने जो बेसिक सेलेक्टर हैं काफी सारे सेलेक्टर हमने कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे थोड़े से नेक्स्ट लेवल सेलेक्टर्स, यानी अगर हमको और थोड़ा सा एडवांस सीएसएस लिखना है तो और किस किस तरह के सेलेक्टर्स हम लिख सकते हैं, आज वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो सेलेक्टर है, पिछली बार भी हमने देखिए कौन कौन से सेलेक्टर कवर कर लिए थे। एक बार चैट में नाम लिखिए आपको कौन कौन से लग रहे हैं हमने सेलेक्टर कवर किए थे। आईडी सेलेक्टर हमने कवर किया था, एलिमेंट सेलेक्टर हमने कवर किया था। एक बार देखता हूँ और नाम क्या क्या आ रहे हैं चैट में। यूनिवर्सल सेलेक्टर कवर किया था, बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सल हो गया, आईडी और क्लास मैंने बोल दिए। और बताइए, आईडी, क्लास, टाइप एंड यूनिवर्सल। हाँ, टाइप सेलेक्टर, आप एलिमेंट सेलेक्टर एक ही बात होती है, टाइप और एलिमेंट सेलेक्टर। उसके अलावा कौन सा सेलेक्टर यूज किया था, भास्कर मिश्रा जी बोल रहे हैं ग्रुप सेलेक्टर यस, एडजेसेंट सेलेक्टर यस, है ना। तो हमने ग्रुप किया था, एडजेसेंट हमने नहीं किया था शायद। डिसेंडेंट किया था, यस भास्कर जी सही बोल रहे हैं, भास्कर जी ने दोनों नाम सही बताए हैं। हमने डिसेंडेंट किया था और हमने बेसिकली ग्रुप सेलेक्टर किया था, हमने एडजेसेंट सेलेक्टर नहीं किया था, वो हम आज कवर करेंगे, है ना। तो ये 5-6 सेलेक्टर हमने पहले पढ़ लिए थे, बाकी सेलेक्टर हम आज कवर करेंगे, है ना। तो और कौन कौन से सेलेक्टर हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, एक है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है। तो देखिए हम जब नॉर्मल चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम नॉर्मल अपने एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं। हमने क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करना सीखा है, हमने आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन करना सीखा है, हमने प्लेस होल्डर, मान लीजिए इनपुट में आप क्या डिफाइन करते हैं, प्लेस होल्डर भी डिफाइन कर देते हैं। टाइप उसका डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट, जब हम इनपुट पढ़ रहे थे टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप सबमिट, ये सब हमने देखे थे। इसके अलावा भी अलग अलग चीजों के अलग अलग एट्रीब्यूट जो है वो हो सकते हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को पकड़कर भी उस पर सेलेक्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कि उसका सिंटेक्स क्या होगा, आप जनरली जो उसका बेसिक एट्रीब्यूट है, किसी सिंटेक्स आपको लगाना है तो एट्रीब्यूट को आप इस तरह से 2 ब्रैकेट्स लगाकर
सेलेक्ट करते हैं, है ना। दो ब्रैकेट लगाकर आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी अगर इसको बेसिकली सजाने के लिए आप काम देंगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार इसको पहले चलाकर देख लेते हैं हम कि चलाना किस तरह से है। अगर आप सिर्फ एट्रीब्यूट की प्रेजेंस पर लगाना चाहते हैं तो ये चल जाएगा, अगर एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर वैल्यू पर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सेलेक्टर देना पड़ेगा। तो हम इसका पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं, तब हमको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। अगर ये वाला एग्जांपल भी हम करने की कोशिश करेंगे, देखिए दो इसने इनपुट डिफाइन किए हैं, टेक्स्ट और पासवर्ड, और एक डिफाइन किया है सबमिट बटन। तो मैं वापस आ जाता हूँ, है ना। ये वाला जो प्रैक्टिस सेट वाली फाइल्स थे इनको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि नया फोल्डर बना लेते हैं फॉर दिस विच विल बी 13। फिलहाल इसका नाम हम रख लेते हैं सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स के अंदर हम आ गए हैं, इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं selectors.html, और एक बना लेते हैं स्टाइल्स फोल्डर। एंड फिलहाल चलिए हम selector.html में काम करते हैं। अगर लगेगा स्टाइल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मल्टीपल फाइल्स पे हम जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डिफॉल्ट कोड हम जनरेट करते थे वो कर लिया है, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सेलेक्टर्स। नीरज जी बीच में माइक ऑन मत कीजिए, जैसा मैंने पहले बताया था। आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, मुझे जब भी मौका मिलेगा बीच में तो मैं आपको जरूर दूंगा, है ना। बाकी नॉइज आ रहा है आपकी साइड से। तो टाइटल हो गया हमारा सेलेक्टर्स। अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली तीन मान लीजिए इनपुट बनाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ हम लेते हैं इनपुट, है ना। तो पहला बनाना इनपुट, मान लीजिए टाइप मेरा टेक्स्ट है, इसके अंदर हम क्या दे देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं, यूजर नेम, है ना। मान लीजिए मैंने प्लेस होल्डर दे दिया है क्या, यूजर नेम। अब इसको मैं दोबारा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमको क्लियर दिख पाए कि हम किस तरह से इसको लिख रहे हैं। देखिए यूजर नेम नाम का एक इनपुट यहाँ पर बन गया है। देखिए कुछ स्टाइलिंग अगेन HTML बाय डिफॉल्ट करता है, यानी जब मैं बाहर हूं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, साइड में एक बॉर्डर आ रहा है। देखिए जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जा रहे हैं तो हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, अंदर जा रहे हैं तो चारों तरफ एक बॉर्डर आ रहा है। ये भी सब आज हम सीख रहे होंगे, ये सब हमको कैसे लगाना है। बट फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एक तो हुआ मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरे में हम क्या देंगे, दूसरा मान लीजिए टाइप है मेरा पासवर्ड, और दूसरे में प्लेस होल्डर क्या देंगे, मान लीजिए वो भी पासवर्ड दे देते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, एक हो गया यूजर नेम, दूसरा हो गया पासवर्ड। अभी इनको स्टाइलिंग भी थोड़ा देंगे ताकि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाए, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए क्लास दे देते हैं इनके साथ। एक तो क्लास होगी इसकी इनपुट, है ना, कि भाई इनपुट टाइप का है, या इनपुट की जगह हम क्या दे देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं माई इनपुट, ताकि किसी जो नॉर्मल नाम है उससे बेसिकली एलिमेंट सेलेक्टर बन के ना कंफ्यूज करे आपको। तो मान लीजिए एक हमने दे दी क्लास माई इनपुट, और दूसरी दे दी क्या, यूजर नेम। तो दो कुछ हम जो माई इनपुट वाले जो कॉमन होंगे जो दोनों के अंदर देने हैं वो माई इनपुट के नाम से दे देंगे, और जो यूजर नेम वाले हैं वो डायरेक्टली इस पर दे देंगे। देखिए प्रैक्टिकली जब काम होता है कंपनीज में तो ऐसे ही होता है, आईडी कोई डिफाइन करता ही नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ इस चीज के लिए भी डिफाइन करना है तो भी इसके लिए क्लास डिफाइन कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारी टारगेटिंग आप क्लास पे कर रहे होते हैं, है ना। इसमें यूजर नेम की जगह मान लीजिए मैं दूसरा बना देता हूँ क्या, पासवर्ड। और तीसरा हमको इनपुट टाइप क्या देना था, मान लीजिए सबमिट देना है, इनपुट कोलन सबमिट। तो यहाँ बन जाएगा एक सबमिट बटन, है ना। वैल्यू उसकी दे देते हैं मान लीजिए सबमिट, या इसको दे देते हैं हम लॉगिन, है ना। तो यहाँ ये बन गया लॉगिन। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए हम दे देते हैं BR टैग, ताकि ये कहाँ आए, ये आए नेक्स्ट लाइन में। ठीक बात है, एक BR हमको यहाँ भी देना पड़ेगा टू गेट दिस ऑल्सो इन नेक्स्ट लाइन, है ना। अभी वो एक बार में क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, वरना क्या होगा, अभी हमने BR दे दिया तो ठीक ठीक यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देना शुरू करते हैं इनकी स्टाइलिंग। मुझे लग रहा है स्टाइल थोड़े बड़े होने वाले हैं, तो स्टाइल की ऑलरेडी हम फाइल बना ही लेते हैं। यहाँ पर मैं मान लीजिए बोल देता हूँ selectors.css, है ना। और selector.css को सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं इंक्लूड, क्योंकि बाद में मैं जाता हूँ भूल, सॉरी इंक्लूड नहीं लिंक। हाँ, तो हम देंगे स्टाइल्स एंड selector.css। तो फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली, साइड वाले को कर लेते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम अपने selector.css पर। यहाँ पर हमको क्या क्या लेना है, माई इनपुट लेना है, यूजर नेम लेना है, पासवर्ड लेना है ना। तो माई इनपुट के लिए हम टारगेट कर सकते हैं, यूजर नेम के लिए हम टारगेट कर सकते हैं, और पासवर्ड के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। अब ये टारगेटिंग तो हम तब करते हैं जब हम नॉर्मल टारगेट कर रहे होते हैं। हम एक्चुअली टारगेट कर क्या रहे हैं, हम टारगेटिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एट्रीब्यूट के बेसिस पर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इनपुट टाइप के बेसिस पर तो मैं कर ही सकता था। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जिसमें भी टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है या जिसमें भी टाइप डिफाइंड है उन सबके लिए मैं कुछ डिफाइन कर दूं, है ना। तो रादर देन इन क्लासेस के अब मैं यहाँ क्या करूंगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं लगाऊंगा दो ब्रैकेट्स, है ना। और दो ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, दो ब्रैकेट में मान लीजिए मैं दे देता हूँ टाइप, कि भाई टाइप नाम का एट्रीब्यूट जिसने भी डिफाइन किया है, बस जो मेरा सेलेक्टर है वो उस पर लग जाना चाहिए। तो मैंने दो ब्रैकेट लगाए,
मैंने बोला टाइप, तो जिसने भी टाइप डिफाइन किया, टाइप तो एक्चुअली तीनों ने डिफाइन किया है, तो उस पर ये एट्रीब्यूट लग जाना चाहिए। एक बार लगाकर देख लेते हैं। टाइप के अंदर मान लीजिए अगर मैं डिफाइन कर दूं मार्जिन फॉर 10 पिक्सल्स, है ना। देखिए जैसे ही मैंने मार्जिन 10 पिक्सल डिफाइन किया, एक्चुअली इन तीनों ने मार्जिन ले लिया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आकर, एक नंबर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ऊपर वाले यूआई को, है ना। तो यहाँ क्या है, अगर मैं मान लीजिए इस पहले वाले इनपुट को देख रहा हूँ तो इस पर भी मार्जिन 10 डिफाइंड है, और ये कैसे दिखा रहा है, टारगेट हुआ है, क्योंकि भाई इसने टाइप डिफाइन किया है। अगले वाले पर आ रहे हैं, इस पर भी मार्जिन 10 डिफाइंड है, उससे अगले पर आ रहे हैं, सबमिट पर आ रहे हैं, यहाँ भी मार्जिन 10 डिफाइंड है। तीनों ने मार्जिन क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने बोला जिसने भी टाइप नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया, उसकी वैल्यू क्या डिफाइन की है, ये भी मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैंने बस बोला किसी ने भी अगर टाइप नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है तो उसके लिए मार्जिन ये हो जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए मैं एक दूसरा लगाता हूं, अगर जिसने भी प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, जिसने भी प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, इसके लिए मान लीजिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर शायद बैकग्राउंड कलर चलेगा नहीं ज्यादा, बट एक बार डिफाइन करके देख लेते हैं, लाइट कोरल, है ना। तो देखिए मैंने बोला भाई जिसका भी बैकग्राउंड, जिसने भी प्लेस होल्डर डिफाइन किया उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, लाइट कोरल हो जाना चाहिए। तो इस बारी किस किस पर अप्लाई हुआ है, ये देखिए ऊपर जो प्लेस होल्डर पासवर्ड में उस पर अप्लाई हुआ है, इनपुट जहां यूजर नेम है उसमें अप्लाई हुआ है, पर सबमिट बटन में अप्लाई नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर सबमिट बटन के पास, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आप सबमिट बटन पर वापस आएंगे तो सबमिट बटन ने प्लेस होल्डर नाम का कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है। अब ये तो हुआ एट्रीब्यूट। अगर मान लीजिए मुझे यूजर नेम पर डिफाइन करना होता कि सिर्फ यूजर नेम के लिए करना है, तो आप एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी मैंने जो ऊपर वाला मार्जिन डिफाइन किया था वो अगर मैं बोल दूं कि भाई टाइप नहीं, ये आप किस पर डिफाइन, या मान लीजिए इसको डिफाइन रहने देते हैं, एक और हम यहाँ पर डिफाइन इसी को कर देता हूँ, वरना हम कितनी वैल्यूज यहाँ से लाएंगे। तो यूजर नेम एक्चुअली है क्या, यूजर नेम मैंने कहां पर डिफाइन किया है, प्लेस होल्डर में डिफाइन किया है। तो क्या एक्चुअली यही सिंटैक्स है, आप यही पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पर कर सकते हैं पेस्ट, है ना। मैंने बोला भाई प्लेस होल्डर जिसका यूजर नेम है, जिसमें एग्जैक्टली ये वैल्यू आया है, यानी टाइप ये होना चाहिए, एट्रीब्यूट ये होना चाहिए, उसका वैल्यू ये होना चाहिए, उसके लिए मार्जिन 10 डिफाइन कीजिए। अब मार्जिन 10 किसके लिए आ रहा है, अब मार्जिन 10 मेरा जो पहले वाला था टेक्स्ट उसके लिए आ रहा है, अब पासवर्ड के लिए भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैंने क्या चेंज कर दिया, मैं सिर्फ प्लेस होल्डर पर नहीं लगा रहा हूँ, मैंने बोला जिसने प्लेस होल्डर यूजर नेम डिफाइन किया है ना। प्लेस होल्डर यूजर नेम तो सिर्फ किसने डिफाइन किया है, सिर्फ मेरे पहले वाले ने डिफाइन किया, तो सिर्फ उस पर हो गई टारगेट, है ना। एक बार वापस आकर नोट्स में देख लेते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए ये हुआ बेसिक मैच, ये हुआ एग्जैक्ट मैच। अब उसके अलावा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है तो वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। क्या स्टार्ट्स विद, यानी एट्रीब्यूट के बाद अगर आपने ये लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग कैप बोलते हैं ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आता कहां से है, ये है 6 के ऊपर, है ना। अगर आप शिफ्ट 6 दबाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। एट्रीब्यूट अगर आप ये लगाते हैं, इसको स्टार्टिंग के लिए लिखा जाता है, तो उसके इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू इससे स्टार्ट होती है वो सिर्फ उसके लिए आ जाए। यानी अगर मैं सिर्फ यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दूं एंटर, कि जिसका प्लेस होल्डर एंटर है उनके लिए आ जाए, तो एक्चुअली दोनों मैच हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट हो रही है, एंटर योर नेम से स्टार्ट हो रही है ना। सॉरी यहाँ पर हमको वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है एट्रीब्यूट के नाम से। तो जो एट्रीब्यूट का नेम है, मान लीजिए मैं प्लेस करके सेलेक्ट करूंगा तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत बार एट्रीब्यूट के नाम कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डैश लगाकर डिफाइन किए जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए txt, यहाँ पर ये कोई एट्रीब्यूट होता नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, किसी ने डिफाइन कर दिया txt हाइफन साइज। तो जनरली आप ये बोल रहे थे यार बहुत सारी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होंगी, साइज अलग, ये वो, तो मैं क्या करता हूँ, जिसने भी txt लगाया उन सब पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप स्टार्ट्स विद कर सकते हैं, एंड्स विद कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट की वैल्यू इस तरह से एंड हो रही हो, कंटेन्स कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट जो है इस तरह से कंटेन हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोबारा नोट देखें, क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यूज आर केस सेंसिटिव, आपको ये भी याद रखना है। यानी केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, वैल्यू बड़ी और छोटी अलग अलग ट्रीट की जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जो मेरी प्लेस होल्डर की वैल्यू मान लीजिए यहाँ यूजर नेम है, मैंने यहाँ टारगेट भी यूजर नेम किया है, बट अगर कल को अपने यूजर नेम में यू छोटा कर दे तो क्या होगी, देखिए टारगेटिंग फिर से बंद हो जाएगी, यानी फिर से मार्जिन गायब हो गया, क्योंकि जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली केस सेंसिटिव होनी चाहिए, है ना। तो क्या है, जो वैल्यू है वो केस सेंसिटिव होनी चाहिए। यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स विदाउट एडिंग एडिशनल क्लास और आईडीज, यानी अगर आप बार बार और बहुत सारी क्लास आईडीज नहीं डालना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट के बेसिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इस तरह की आप चीजें यूज नहीं करते जो आपको पता नहीं कि और किस किस पर अप्लाई हो जाएंगे। जब भी आप सीएसएस मान लीजिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मेरा जो इम्पैक्ट है, मैं जो भी चेंज करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ उन पर हो जिन पर इंटेंडेड है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया भाई प्लेस होल्डर जिसने डिफाइन किया है, टाइप जिसने डिफाइन किया है, यू कैन नेवर नो एक बड़े प्रोजेक्ट में कि कौन कौन डिफाइन करके बैठा हुआ होगा, है ना। हो सकता है किसी ने और ने प्लेस होल्डर डिफाइन किया हो, तो क्या होगा, आपने जो स्टाइलिंग दी है वो उन पर भी अप्लाई हो जाएगी, जबकि आपका इंटेंडेड यूज ये नहीं था। तो इन जनरल जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं इनका यूज बहुत ज्यादा नहीं किया जाता। एक्चुअली बहुत सारे जो भी हम सेलेक्टर आज देखेंगे ये थोड़े से एडवांस सेलेक्टर्स हैं
जो आपको मौका देंगे कभी अगर आप कहीं आप फंस रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आप सिलेक्ट करना, बेसिकली सिलेक्टर यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर पाए। बट बेसिकली बहुत ज्यादा यूज इनका आप जनरली नहीं देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज आप इनका नहीं देखेंगे, है ना। तो पहले 2-3 सेलेक्टर हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि और किसी को हमको इसमें कोई डाउट आ रहा है। तो ये तो हुआ हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली कई बार आपको यूज करने के लिए भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये किसका छोटा भाई है? हम डिसेंडेंट सेलेक्टर ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, है ना। अगर हम डिसेंडेंट सेलेक्टर देखेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार मान लीजिए याद करा देता हूँ। डिसेंडेंट सेलेक्टर हमने कहाँ पढ़ा था? डिसेंडेंट सेलेक्टर आप बेसिकली डिफाइन करते थे स्पेस के साथ, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। एक्चुअली काफी पीछे होगा हमारे नोट्स के अंदर वो, क्योंकि सेलेक्टर्स तो हमने बहुत पहले पढ़े थे, है ना। मान लीजिए मैं अभी खैर उस पर वापस नहीं जाता, हम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे कि डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या था, अगर हमको बेसिकली आप लोगों को याद होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें डिसेंडेंट सेलेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद हम ये देख रहे होंगे कि चाइल्ड सेलेक्टर होता क्या है ना। तो हमने नॉर्मल सेलेक्टर्स बनाया था, एक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर। ये फाइल अलग ही कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी क्लटर्ड हो गई है। इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ, क्या, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और इसकी जो CSS थी इसको भी हम रीनेम कर देते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। अब एक चेंज हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो हमने इंक्लूड किया है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, है ना। इसको लाइव सर्वर अब नहीं चलाएंगे क्योंकि हम तो एनीवे नई फाइल बनाने वाले हैं। तो सिलेक्टर्स में आके अब हम एक नई फाइल बना लेते हैं, क्या, इसका नाम मान लीजिए इस बार मैं पहले ही दे देता हूँ, क्या, चाइल्ड selector.html। बाकियों को कर देते हैं बंद। इसमें पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अलग से CSS डिफाइन करना है या नहीं। और यहाँ टाइटल क्या डिफाइन कर देंगे, चाइल्ड सेलेक्टर। काफी ज्यादा कॉमन सेंस वाला चीज है वैसे चाइल्ड सेलेक्टर, एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम से देख के समझ आ जाना चाहिए। चाइल्ड सेलेक्टर देखिए क्या बोल रहा है, अगर द चाइल्ड सेलेक्टर इन CSS इज यूज टू सेलेक्ट ओनली द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट, है ना। जो लोग थोड़ा सा सिर्फ यूट्यूब वाला कोर्स देखकर आए हैं वो भी थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, हमने ये पहले कवर नहीं किया है, टाइम के साथ हमको लगा है कि ये भी पढ़ाना चाहिए, इसलिए हम ये यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना। क्या है, ओनली डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ये किस लिए लगता है, देखिए एक जो दूसरा डिसेंडेंट सेलेक्टर हमने देखा था वो हम कैसे यूज करते थे। मान लीजिए यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं तो हम लिखेंगे div t, डिसेंडेंट में हम देते थे स्पेस, यानी div के अंदर जितने भी p हैं उन सब पर वो अप्लाई हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए तभी अप्लाई होगा, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और अदर डिसेंडेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। भास्कर जी बोल रहे हैं इसका क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था और गलत हो गया था, बहुत अच्छी बात है, इस बार और थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे जब ये सारे के सारे सेलेक्टर आ चुके होंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है वही कर देते हैं। एक आप कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर पैराग्राफ, फिर div, फिर पैराग्राफ। और इससे क्या होगा, हमको दोनों डिसेंडेंट भी थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा कि वो हमने कैसे डिफाइन किया था, और ये भी याद आ जाएगा, है ना। तो मैंने पहले एक मान लीजिए div डिफाइन किया, और ये है सबसे बाहर वाला div। इसके लिए मान लीजिए मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्या, कंटेनर। इसके अंदर हम एक डिफाइन कर लेते हैं पैराग्राफ, है ना। और इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, लॉरेम मान लीजिए 25, है ना। 25 हमने रैंडम जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं। इसके अंदर एक और डिव डिफाइन करते हैं, है ना। इसकी क्लास में मान लीजिए क्या दे देता हूँ, इसकी क्लास हम दे देते हैं इनर। अभी मुझे पता भी नहीं कि इसके लिए हम कोई स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे या नहीं, बट अभी हम बेसिकली क्लास इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, एक और पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन करना है। देखिए इसने सजेस्ट कर दिया एक और पैराग्राफ डिफाइन करना था, जो हमने इसके अंदर कर दिया है डिफाइन। तो एक डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, और एक और डिव है, और उस डिव के अंदर एक और पैराग्राफ है ना। तो आपको जो पेरेंट चाइल्ड है वो यहाँ पर समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कैसे है, एक हमारे पास ऊपर है डिव, है ना। डिव के दो बच्चे हैं, यानी डिव का एक बच्चा है यहाँ पर पैराग्राफ, और एक बच्चा है एक और डिव, और इस डिव का एक और बच्चा है पैराग्राफ, है ना। इस तरह से हमने इसकी जो हायरार्की है वो डिफाइन की है। अब हम करेंगे इसमें स्टाइलिंग डिफाइन, है ना। तो स्टाइल टैग में यही इंटरनल स्टाइलिंग से डिफाइन कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज करूं, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया था, है ना। तो मैं पहले क्या कर सकता था, मैं पहले ये कर सकता था, मैं डिफाइन करूं कि div, अच्छा अगर मैं बेसिकली div करके डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, तो ये बेसिकली दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। बट क्योंकि ऊपर वाले को मैंने अलग क्लास दी है, अंदर वाले को अलग क्लास दी है, तो हम क्लास के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं मान लीजिए बोलता हूँ डॉट कंटेनर स्पेस पैराग्राफ, है ना। कि कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए कलर रेड सजेस्ट कर रहे हैं, कलर रेड कर देते हैं।
तो देखिए ये है मेरा एग्जांपल डिसेंडेंट सेलेक्टर का, जो हम डिसेंडेंट पहले देख कर आए थे। यहाँ पर ही क्या बोल रहा है कि भाई डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर कौन है, ऊपर वाला जो डिव है डॉट कंटेनर है। तो डॉट कंटेनर के अंदर जो जो पैराग्राफ है सबका कलर आप रेड कर दीजिए। तो देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन है, यानी ये इसका बच्चा है। पर अगर इस पैराग्राफ की बात करेंगे तो ये एक तरह से इसका ग्रैंड चिल्ड्रन है, क्योंकि इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड है ये वाला डिव, है ना। ये कौन सा है, ये है हमारा कंटेनर, और इसका आईडी हमने क्या दिया है, ये है इनर, है ना। इनर कर दिया मैंने, बट ये है इनर, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये पी जो है ये इसका डायरेक्ट बच्चा है, बट ये पी क्या है, ये पी है बेसिकली, आप पी का ये एंसेस्टर है, ये मान लीजिए ग्रैंड चिल्ड्रन है ना। तो जो हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर है वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स पर अप्लाई होता है। बट अगर मैं चाइल्ड सेलेक्टर यूज करूं, चाइल्ड सेलेक्टर क्या, जो हमारा ग्रेटर देन वाला साइन है वो होता है। जैसे ही मैंने इस पर चाइल्ड सेलेक्टर यूज किया, तो चाइल्ड सेलेक्टर किस पर लगता है, सिर्फ आपके इमीडिएट चिल्ड्रन पर, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन पर ही अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इस कंटेनर को कर दिया चाइल्ड सेलेक्टर, तो जो पहले वाला पैराग्राफ था उस पर तो ये अप्लाई हो रहा है, पी का जो रेड कलर है, बट जो अंदर वाला है इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो बस डिसेंडेंट में और चाइल्ड में आपको इतना ही फर्क समझ आना चाहिए कि डिसेंडेंट सारे चिल्ड्रन पर लगता है, उनके जो आगे चिल्ड्रन होंगे उन पर भी लगेगा, बट जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो आपके जो इमीडिएट चिल्ड्रन है उन पर लगेगा। जैसे हमने यहाँ पर बोला है, इट टारगेट्स इमीडिएट चिल्ड्रन एलिमेंट्स, नॉट ग्रैंड चिल्ड्रन और अदर डिसेंडेंट्स। तो ग्रैंड चिल्ड्रन पर या अदर डिसेंडेंट्स पर ये नहीं लगेगा। द चाइल्ड सेलेक्टर इज मोर स्पेसिफिक देन द डिसेंडेंट सेलेक्टर, है ना। अगर आपको देखना हो क्या ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा स्पेसिफिक मतलब ज्यादा टारगेटेड कौन सा है, तो डिसेंडेंट सेलेक्टर थोड़ा सा जेनेरिक है, क्योंकि वो आपके सारे के सारे बच्चों पर लग जाता है। वो बच्चे हो, बच्चों के बच्चे हो, बच्चों के बच्चों, कितने भी लेवल्स यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो वो सब पर लग जाता है। बट जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो अगर आपको सिर्फ अपने इमीडिएट चिल्ड्रन लगाने हैं तो सिर्फ उन पर ये अप्लाई होता है। विच सेलेक्ट्स ऑल डिसेंडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डेप्थ, यानी वो कितनी डेप्थ पर है। डेप्थ जनरली किस तरह से डिफाइन होती है, जब आप ट्री कोई भी डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी डेप्थ मानी जाती है 0, है ना। मैं थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर में घुस रहा हूँ, पर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, इसकी डेप्थ मानी जाती है 0, इस लेवल की डेप्थ मानी जाएगी 1, इस लेवल की डेप्थ मानी जाएगी 2। तो अगर हमने बेसिकली डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज किया है, तो अगर कोई 10th डेप्थ पर भी है तो उन सब पर ही आपका जो बेसिकली जो भी आपने स्टाइल डिफाइन किया है वो अप्लाई हो रहा होगा। बट अगर आपने चाइल्ड सेलेक्टर डिफाइन किया तो वो सिर्फ आपके इमीडिएट चिल्ड्रन पर डिफाइन है ना। एक ये हुआ। अब आया सिबलिंग, यानी आप अपने चाइल्ड के लिए तो डिफाइन कर सकते हैं। सिबलिंग का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी में आप सिबलिंग का मतलब देखेंगे तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, है ना। तो अगर आपको अपने भाई बहन पर अप्लाई करना है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आता है हमारे, अब जो आगे के सिलेक्ट आ रहे हैं दोनों भाई बहन पर अप्लाई करने वाले हैं, क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। यानी ये किस लिए है, आपका जो भी बिल्कुल चिपका हुआ आपसे जो भी सिबलिंग है सिर्फ उसके लिए ये अप्लाई होता है। इसके लिए साइन कौन सा हम यूज करेंगे, साइन हम यूज करेंगे प्लस। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, देखिए बॉडी में हमने क्या डिफाइन किया, एक हेडिंग और 2 हमने पैराग्राफ डिफाइन किए, है ना, जो आपका आप एग्जांपल देख रहे हैं। अगर मैं हेडिंग प्लस पैराग्राफ लिखता हूं तो हम ये बोल रहे हैं हेडिंग की इमीडिएटली बाद जब भी पैराग्राफ आएगा सिर्फ उस पर ही अप्लाई होना चाहिए। आप देखिए उससे अगले वाले पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं हो रहा है ना। इसको भी हम एक बार जल्दी से चलाकर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ एक और इसकी फाइल बना लूं, मान लीजिए मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ चाइल्ड सेलेक्टर की, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं क्या, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, है ना। ये हो गया मेरा एडजेसेंट सिबलिंग। और इसमें हमको क्या करना होगा, ये जो हमने स्टाइल डिफाइन किया था इसको हम गायब कर देते हैं, और जो हमने कंटेंट डिफाइन किया है सारा का सारा वो भी हम कर देते हैं गायब। फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए बहुत जगह ऐसा होता है कि यार हेडिंग की इमीडिएटली जो बाद है वो चीज मेरे को इटैलिक दिखानी है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए बोल रहा हूँ मेरा पहले आएगा H1 यानी हेडिंग, है ना। हेडिंग में मेरे को क्या लिखना है, दिस इज माई हेडिंग, ये मुझे लिखना है। इसको हम कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ये मेरा हेडिंग आ गया। इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ पैराग्राफ, है ना। बहुत सारे यहाँ पर मेरे भाई बहन देखिए सेम लेवल पर है, लेवल अभी मैं उधर जाकर डिस्कस करूंगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं ये है लॉरेम, और एक और मैंने पैराग्राफ डिफाइन किया लॉरेम 50, थोड़ा बड़ा इस, है ना। तो एक ये पैराग्राफ डिफाइन किया, एक ये पैराग्राफ डिफाइन किया। यहाँ बेसिकली जो हियरार्की है वो किस तरह से सेट है, यहाँ हमने क्या किया है, ऊपर मेरा है बॉडी टैग, है ना, कीजिएगा, ऊपर मेरा है बॉडी टैग, तो सबसे पहले आया बॉडी टैग। उसके डायरेक्टली यहाँ पर 3 चिल्ड्रन हमने बनाए हैं। H1 है पहला चिल्ड्रन, एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है। तो अगर आप H1 और पैराग्राफ के बीच का रिलेशन देखेंगे तो ये आपस में क्या है, आपस में सब भाई बहन है, यानी आपस में सब सिबलिंग्स हैं। H1 के बाद P पैदा हुआ है ना। अगर हम बेसिकली ऑर्डर को मान लें HTML को, तो H1 जो है वो सबसे बड़ा बच्चा है, P उससे छोटा है और दूसरा P उससे छोटा है। तो अगर हम वापस अगर अपने कोड में देखेंगे, सबसे पहले H1 डिफाइंड है, फिर P डिफाइंड है, फिर P डिफाइंड है। तो अगर आपके पास ऐसी बहुत जगह पर है, यानी उसके बाद मान लीजिए फिर से कहीं पर कोई हेडिंग है,
आप ये चाहते हैं कि जब भी मेरी हेडिंग आ रही है उसके बाद हेडिंग के इमीडिएट बाद जो भी पैराग्राफ है वो कैसा आना चाहिए, कोई कलर आना चाहिए, इटैलिक आना चाहिए, जो भी आप उसमें कोई भी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं H1 प्लस P। तो हम यहाँ स्टाइल में क्या करेंगे, जब भी मेरी मेन हेडिंग आए तो आप क्या करें, प्लस P। देखिए अपने आप से ये सजेस्ट कर रहा है, मान लीजिए मैं कलर सेट कर देता हूँ क्या, रेड, जो हमने पहले किया था। तो जैसे ही हमने इसका कलर रेड सेट किया, तो क्योंकि मैंने प्लस डिफाइन किया है तो इससे इमीडिएट जो बाद का इसका भाई बहन है, यानी सिर्फ अगले भाई बहन पर ये अप्लाई होगा। तो जैसे ही H1 हुआ, उससे जो इमीडिएट अगला भाई बहन है उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, एडजेसेंट, यानी जो एकदम चिपका हुआ है, एकदम जो नेक्स्ट भाई बहन है, सिर्फ उसी पर ही अप्लाई होता है, सब पर अप्लाई नहीं होता है ना। तो देखिए आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा नीश के अंदर हम जाते जा रहे हैं, है ना। हम ऐसे ऐसे सेलेक्टर अभी देख रहे हैं। अब फिर कोई एग्जांपल, कोई ये बात भी पूछ सकता है, सर हम ये जो H1 के बाद वाला पैराग्राफ है, जहां भी हमने H1 दिया है, क्या हम हर बार उसके बाद वाले पैराग्राफ में कोई क्लास डिफाइन नहीं कर सकते, कि हम इसके बाद इसके अंदर एक क्लास डिफाइन कर दें इस पैराग्राफ के अंदर की एडजेसेंट पैराग्राफ है, और हर जगह जहां भी हम ये कर रहे हैं हम वो क्लास डिफाइन कर रहे हैं और टारगेट कर लें। देखिए प्रैक्टिकली जनरली लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, है ना। बट ये तरीके हैं बेसिकली CSS में टारगेट करने के, क्या कि आप ये बोले जब भी ऐसा कुछ हुआ है उसके इमीडिएटली बाद जो है उस पर आप ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दीजिए। तो स्टाइलिंग अप्लाई यहाँ पर उस केस में आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट सेलेक्टर। इसका अगर हम एक बार नोट्स देखना चाहें, नोट्स में हमने क्या लिखा है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इमीडिएटली प्लेस्ड बाय द स्पेसिफाइड एलिमेंट। और क्या है, टारगेट्स एलिमेंट डायरेक्टली आफ्टर द स्पेसिफाइड एलिमेंट, यानी जो भी आपने एलिमेंट स्पेसिफाई किया है ये P डायरेक्टली उसके बाद होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ और दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए H1 के डायरेक्टली बाद P नहीं है ना, मैं यहाँ क्या डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए एक बीच में हम डिफाइन कर देते हैं इनपुट टैग, है ना। एक इनपुट टैग हमने डिफाइन कर दिया टाइप टेक्स्ट। तो क्योंकि बीच में और कोई भाई बहन आ गया, ये तभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना। ये सिर्फ तब अप्लाई होगा, सिर्फ एक केस में, जब H1 और P इमीडिएट सिबलिंग्स हो, और वो इमीडिएट हो, उनके बीच में कोई और भी ना हो, पैराग्राफ भी ना हो, कुछ और भी ना हो। अगर H1 के इमीडिएटली बाद कोई पैराग्राफ आता है बीच में और कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, ये वाला जो सेलेक्टर है सिर्फ तभी हमारा अप्लाई होगा, है ना। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, भूल नहीं जाना। आज हमने कौन कौन से सेलेक्टर पढ़ लिए हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने देख लिया है, चाइल्ड सेलेक्टर हमने देख लिया है, और एडजेसेंट सिबलिंग देख लिया। अब सिबलिंग का एक और भी है ना। एक तो है एडजेसेंट, यानी मेरे से जो जस्ट बाद वाला भाई बहन है उसके लिए हो। अगला क्या है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, उसको हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, H1 के बाद इसको बोलते हैं टिल्डा, है ना, इफ आई एम राइट, अगर मैं इसका नाम सही से याद कर रहा हूँ, या अप्रोक्सीमेट जो हम मैथ में साइन यूज करते थे, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू वाला जो साइन है। अच्छा रिजॉय जी बोल रहे हैं टिल्डे, ओके टिल्डे होता होगा। तो ये वाला आप साइन यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने H1P यहाँ पर डिफाइन किया था, मान लीजिए मैं फिर से डिफाइन करता हूँ H1, और ये कहां से आएगा, देखिए 1 के एकदम बगल में, 1 के एकदम लेफ्ट में अगर आप शिफ्ट डिफाइन करके करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फिर से डिफाइन कर दिया, यहाँ मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं सबको अपर केस, हमने कहा जो भी टेक्स्ट है सबको अपर केस कर दीजिए। तो देखिए हुआ क्या, सारा का सारा टेक्स्ट अपर केस हो गया। मैं नीचे से इनपुट हटा देता हूं ताकि पहले वाले का कलर रेड रहे। तो अब देखिए दोनों आपको दिख रहे हैं। हमने जब यहाँ पर क्या लगाया, एडजेसेंट सिबलिंग लगाया, इसका नाम भी हम कर देते हैं सिबलिंग सेलेक्टर्स, ताकि दोनों सिबलिंग यहाँ पर कवर हो रहे हैं, है ना। तो सिबलिंग सेलेक्टर में हमने क्या देखा, ये है मेरा एडजेसेंट सिबलिंग। अगर मैं प्लस लगाता हूं तो मेरे इमीडिएटली बाद जो है सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। पर अगर मैंने ये वाला सिबलिंग लगाया, यानी ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, तो H1 के बाद अब जितने भी P आएंगे सब पर ही अप्लाई होगा। बीच में अगर इनपुट था तो भी अप्लाई हो रहा है ना। आप कोई भी अगर कुछ भी लगा रहे हैं तब भी अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ इतनी पड़ी है, अगर हम वापस आकर हायरार्की में देखेंगे, कि बाकी सब मेरे भाई बहन होने चाहिए और मुझसे बाद में पैदा हुए होने चाहिए, है ना। ये भी बात याद रखनी है। इससे अगर पहले कुछ डिफाइन होगा, मान लीजिए मैं H1 से पहले भी एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, और इसके लिए अंदर में कर देता हूँ लॉरम 10, है ना। इससे पहले भी मैंने कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, क्या ये भी कैपिटलाइज्ड हुआ है, नहीं। तो ये हमेशा अप्लाई उस पर ही होगा जो आपके बाद आए हैं। दोनों के दोनों जो सिबलिंग सेलेक्टर्स हैं, ये सिर्फ कब अप्लाई होंगे, एक होता है सिर्फ इमीडिएटली नेक्स्ट वाले पर, एक होता है मेरे बाद वाले सब वाले पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से पहले वाले सिबलिंग पर अप्लाई हो सके। अब इस केस में क्या हो गया है, इस केस में इस बॉडी का एक चिल्ड्रन और हमने बना दिया यहाँ पर, जो H1 से पहले आया है। यानी अब सबसे बड़ी बहन एक आ गई है P, उसके बाद एक H1 आया है, फिर P आया है, फिर P आया है। तो अगर आप इमीडिएट सेलेक्टर यूज करेंगे, यानी एडजेसेंट सेलेक्टर यूज करेंगे, तो H1 सिर्फ इस P पर अप्लाई होगा। अगर आप जनरल जो सिबलिंग सेलेक्टर है वो यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों पर अप्लाई होगा, है ना। तो इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, बट पहले वाले पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं वापस आकर आपके नोट्स में देखूं, तो नोट्स में हमने यहाँ क्या लिखा है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इन CSS selects all elements that are siblings of a specified element regardless of their position, है ना। उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। all siblings that follow the specified element बेसिकली नॉट जस्ट द इमीडिएट वन। तो इमीडिएट वन किस में लग रहा था, एडजेसेंट में लग रहा था। सारे कहां पर लगेंगे, जेनरिक में लगेंगे।
और साथ में देर इज नो डायरेक्ट सीएसएस सेलेक्टर टू टारगेट प्रीवियस सिबलिंग्स, यानी अगर मुझे पहले वाले अपने सिबलिंग्स को टारगेट करना है तो अभी ऐसा और कोई सेलेक्टर नहीं है जिसको हम डायरेक्टली वहां पर यूज कर पाए, है ना। मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूं, हमने 2-3 सेलेक्टर पढ़े हैं, अगर यहाँ पर अभी किसी को कोई डाउट है तो आपको डाउट पूछ सकते हैं। जी शैलेश जी। मैं सोच रहा था सर इसमें नेस्टेड एलिमेंट पे भी कर सकते हैं इसका यूज, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को। देखिए सिबलिंग सेलेक्टर जो है वो सिबलिंग पर अप्लाई होगा, अगर एलिमेंट नेस्टेड हो गए हैं तो यानी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो गया है ना। अगर आपके अंदर कोई चीज डिफाइन है जो हम इससे पहले पढ़कर आए थे सिबलिंग वाले से पहले, वो चाइल्ड सेलेक्टर वो थी अगर आपने कोई नेस्टेड एलिमेंट लगाया है उसके लिए, है ना। अगर आप में रिश्ता भाई बहन का है यानी सिबलिंग वाला रिश्ता है तो ही सिबलिंग सेलेक्टर लगेंगे, उनके नाम में ही सिबलिंग है। अगर वो आपके सिबलिंग नहीं है, वो चाहे पेरेंट है चाहे चाइल्ड है, तो सिबलिंग सेलेक्टर आप दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिबलिंग सेलेक्टर लगेगा ही तब जब सिर्फ आपस में भाई बहन की बात हो रही है। अगर आपको नेस्टेड के लिए लगाना है, बच्चों के लिए लगाना है, तो उसके लिए चाइल्ड सेलेक्टर ऑलरेडी हमने देखा है, डिसेंडेंट सेलेक्टर भी हमने ऑलरेडी देखा है। डिसेंडेंट है, हाँ ठीक है। हेमंत जी। चलिए जी, सवाल पूछने के बाद माइक बंद। हेलो जी हेमंत जी। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर सर? Again, general sibling selector is for your siblings and descendant selector will only apply on your children. वो मिनिमम एक लेवल ऑफ चाइल्ड तो होना ही चाहिए डिसेंडेंट भी, है ना। उसके बाद कितने भी लेवल्स हो, डिसेंडेंट ये बोलता है मुझे डेप्थ से फर्क नहीं पड़ता, पर मिनिमम एक लेवल की डेप्थ तो आपके और आपके डिसेंडेंट के बीच में होनी ही चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं मेरी पुश्तें, तो पुश्ते आपके भाई बहन नहीं हो सकते। पुश्तों के लिए क्या होगा, मतलब जो डिसेंडेंट का मतलब है, अगर आप हिंदी वर्ड देखेंगे डिसेंडेंट के लिए तो वो होगा पुश्त, है ना। तो आपके चाइल्ड जो है वो भी आपकी पुश्त है, चाहे वो उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड हो, उनके ग्रैंड चाइल्ड हो, उनके ग्रैंड चाइल्ड हो, वो सब पुश्ते होंगी, बट आपके भाई बहन आपकी पुश्ते नहीं है। तो अगर आप एडजेसेंट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट सॉरी हम डिसेंडेंट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं तो डिसेंडेंट जो सिबलिंग है वो सिर्फ सिबलिंग पर लगेगा। जो अगर आप डिसेंडेंट लगा रहे हैं तो एटलीस्ट किसी चाइल्ड पर लगेगा, आपके सिबलिंग पर नहीं लग सकता। ऑलराइट, अब हम देखते हैं। देखिए एक और टाइप के सेलेक्टर्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहा था क्या कि हम एक और टाइप के सेलेक्टर्स देखेंगे जो डिपेंडेंट होंगे। अगर हेमंत जी सवाल हो गया तो हाथ नीचे कर लीजिएगा। जो डिपेंडेंट होंगे किस पर, जो डिपेंडेंट होंगे अलग अलग स्टेट पर। यानी अभी तक हमने जो भी सेलेक्टर्स लगाए हैं वो सब कौन सी टाइम पर सेलेक्टर्स लगाए हैं, वो लगाए हैं कि पेज जैसा है, जैसा लोड हो रहा है उस पर हम कोई भी सेलेक्टर लगा सकते हैं। अगली चीज हम कौन सी यूज करने वाले हैं, अगली चीज हम यूज करने वाले हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस का क्या मतलब है, ये कुछ इस टाइप के सेलेक्टर्स हैं जो आप कहाँ लगा सकते हैं, जो आप सिर्फ ऐसे समय पर लगा सकते हैं जब यूजर कोई इंटरेक्शन कर रहा है, कोई स्पेशल स्टेट में कोई है तो ही ये अप्लाई है ना। तो ये किस किस तरह के होते हैं, सूडो क्लासेस आर कीवर्ड्स एडेड टू सेलेक्टर्स दैट स्पेसिफाई अ स्पेशल स्टेट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। यानी जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनकी कोई स्पेशल स्टेट है ना, उस स्पेशल स्टेट के लिए अगर आपको स्टाइलिंग अलग से डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप सूडो क्लास से कर सकते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, देखेंगे और कितने तरीके के जो सूडो क्लासेस हैं वो हो सकते हैं, है ना। तो वापस में आ जाता हूँ, ये जो हमने बनाया था एडजेसेंट सिबलिंग, पहली बात तो मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ क्या, सिबलिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों कवर कर लिए थे ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर अब हम एक बना लेते हैं नई फाइल जिसका नाम हम रख लेंगे सूडो क्लासेस डॉट HTML, है ना। सूडो क्लासेस आ गया है, बाकियों को कर देते हैं बंद। यहाँ हम नाम भी दे देते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। सूडो क्लासेस हो गया, इसका हम कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर हो गया है, एरर को कर देते हैं बंद। यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए मैं एक लिंक डिफाइन करना चाह रहा हूँ केजी कोडिंग के लिए, है ना। तो मैंने एक एंकर टैग बनाया, उसके href में हम क्या देंगे, केजी कोडिंग की वेबसाइट देंगे, या मान लीजिए ये दे देते हैं मिंत्रा, है ना। हम किसी को लिंक भेजना चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली आप जूते जो है, बहुत अच्छे जूते आ रहे हैं मिंत्रा पर, ये मिंत्रा का मैं खामे का फालतू में ऐड करता रहता हूँ ऐसे, है ना। पर मिंत्रा के मान लीजिए बहुत अच्छे जूते आ रहे हैं और वो जूते आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ एक मिंत्रा का लिंक बना दिया और यहाँ मैं बोल देता हूँ बेस्ट शूज ऑन सेल, है ना। ये मान लीजिए मैंने अपना एक लिंक बना लिया, तो लिंक मेरा यहाँ पर आ गया है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, है ना।
लिंक मेरा यहाँ पर बनकर आ गया है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसने इसकी कुछ स्टाइलिंग की हुई है। स्टाइलिंग क्या की हुई है, इसने इसको ब्लू कलर कर दिया है। अगर ये लिंक ना होता, अगर मैं बेस्ट शू ऑन सेल नॉर्मली यहाँ पर लिख रहा होता है टेक्स्ट, तो कौन से कलर से आता, डिफॉल्ट कलर होता है इसका ब्लैक। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एक एज एंकर टैग डिफाइन किया, तो इसने कुछ स्टाइलिंग इसको बाय डिफॉल्ट दे दी है, और वो स्टाइलिंग क्या है, ब्लू कलर का हो गया और उसके अंदर अंडरलाइन आ गया है। अगर हमको ये हटाना है तो कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ मान लीजिए एंकर टैग के लिए कुछ मैं स्टाइलिंग लिख लेता हूँ, है ना। तो हम आ जाते हैं स्टाइल पर, माफ कीजिएगा, हाँ कोई बात नहीं। तो हम आ जाते हैं स्टाइल पर, और यहाँ हम पहले स्टाइलिंग किसके लिए देंगे, मान लीजिए एंकर टैग के लिए पहले हम स्टाइलिंग दे देते हैं। तो मैं एंकर टैग के लिए दे रहा हूँ कलर, मान लीजिए हम बाय डिफॉल्ट कोई और कलर करना चाहते हैं, है ना। तो कलर मान लीजिए मैं कर देता हूँ, कौन कौन से कलर है हमारे पास, पिंक चल जाएगा क्या, पिंक, अच्छा पिंक तो थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा है, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ रेड, है ना। तो ये हमने रेड कर दिया है। जो नीचे मैंने दूसरा लिखा है इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने यहाँ थोड़े से बी आर टैग लगा दिए इसको नीचे करने के लिए। कलर मैंने कर दिया रेड। दूसरा मैं क्या कर सकता था, मान लीजिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी खत्म कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी कर देते हैं नन। तो क्या हुआ, मैंने इसके नीचे से अंडरलाइन भी हटा ली। देखिए है ये अभी भी लिंक, बट अंडरलाइन भी मैंने हटा ली। मुझे अंडरलाइन नहीं अच्छी लग रही थी अपनी वेबसाइट पर, अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए यार लिंक के लिए। और कलर मेरे को इसका रेड चाहिए तो रेड होना चाहिए ना। मान लीजिए लाल कलर के जूते मुझे बहुत पसंद है, पर अब दिक्कत क्या है, अब यूजर को ये पता कैसे चलेगा कि यार ये एक्चुअली लिंक है ना। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ कि यार जैसे ही यूजर का देखिए हाथ इस पर आए, देखिए एक चीज तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी चेंज हो रही है, आपको दिख रहा होगा, पहले सिर्फ माउस पॉइंटर है। जब भी आप किसी क्लिकेबल चीज पर अपना माउस लेकर जाते हैं तो क्या होता है, एक क्लिक वाला साइन आ जाता है, दिस इज टू रिप्रेजेंट, दिस इज टू शो द यूजर कि भाई यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो ये तो चेंज हो ही रहा है। मान लीजिए उसके अलावा भी हम यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एंकर टैग पर जब भी कोई होवर करे, होवर का क्या मतलब है, अगर आप होवर वर्ड का मतलब देखेंगे तो होवर वर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर आपके ऊपर होवर करता है, होवर मतलब ऊपर मंडराना। माउस अगर इसका सर एग्जैक्ट तो जी अभी आप म्यूट रखिए, मैं आपको मौका दूंगा, ये मैं एक बार फ्लो खत्म कर लूं, मौका दूंगा आपको डाउट पूछने का, ठीक है। तो होवर का क्या मतलब होता है, अगर आप हिंदी वर्ड देख रहे हैं होवर, तो होवर का मतलब होगा मंडराना, यानी कोई आपके ऊपर अगर मंडरा रहा है, होवर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे होवर। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एंकर टैग पर, सारे के सारे पेज पर जो भी एंकर टैग्स हैं सब पर हमको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एलिमेंट सेलेक्टर से, पर मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ अप्लाई तब होनी चाहिए जब उनके ऊपर कोई ना कोई होवर कर रहा हो, यानी कोई ना कोई मतलब कौन कौन, सिर्फ जो माउस पॉइंटर है वही तो होवर कर सकता है। तो वो जब भी होवर कर रहा हो सिर्फ ये स्टाइलिंग तब अप्लाई होनी चाहिए। और मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में, मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि जब भी कोई बेसिकली मान लीजिए होवर कर रहा हो तो वो कलर आप कर दीजिएगा ग्रीन, है ना। ग्रीन कलर मैंने कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अभी तक ये रेड है, जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो सडनली टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है ना। मैं हटा रहा हूँ फिर से रेड हो गया है, मैं फिर से लेकर आया फिर से ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक स्पेशल स्टेट में है, यानी जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ये स्टेट क्या है, स्टेट कौन मेंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली जो पेज है, जो HTML है, जो यहाँ पर ब्राउजर है वो मेंटेन कर रहा है। बट यहाँ पर स्टेट क्या है, स्टेट है बाय डिफॉल्ट कि इस पर कोई होवर नहीं कर रहा है या इस पर कोई होवर कर रहा है। तो क्या होगा, यूजर जैसे ही इस पर कभी भी अपना माउस लेकर आएगा तो उनको क्या समझ आ जाएगा कि यहाँ पर भाई ये कुछ ना कुछ अजीब है, या मैं मान लीजिए मेरा यूएक्स कोई बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए यूएक्स वाला कोई डिफाइन कर रहा हो, तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो या ये क्लिकेबल कोई चीज बनी हुई है। तो इसका एक अलग स्टेट हमने बना दिया है कि भाई जैसे ही कोई इसके ऊपर होवर करे तो आप क्या कर दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए। अब ये तो हुई एक टाइप की, इसको क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं सूडो क्लास। सूडो क्लास का क्या मतलब है, देखिए सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का अगर आप एग्जैक्ट मतलब देखेंगे तो सूडो का एक्चुअली मतलब होता है झूठ टाइप, है ना। मैं एक बार एग्जैक्ट मतलब देख लेता हूं मैं भी, सूडो मीनिंग नॉट जेन्युइन, है ना, झूठ, फॉल्स और प्रिटेंडेड। तो यहां पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर बेसिकली होवर क्लास अप्लाई हो गई है, बट वो झूठी क्लास है। क्यों, क्योंकि वो परमानेंट अप्लाई नहीं हुई है। जब हम इसको हटाएंगे तो वो क्या होगी, अपने आप से चली जाएगी। तो मान लीजिए ये जो होवरिंग है, ये जो इस पर एप्लीकेशन है, क्या कर रहा है, ब्राउजर अपने आप स्टेटस की मेंटेन कर रहा है कि कोई किस भी चीज के ऊपर जब होवर करेगा तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है एक्टिव का। एक्टिव का क्या मतलब है कि क्लिक हो चुका है ना, या क्लिक हो रहा है, यानी अभी मैंने क्लिक दबाया है बट क्लिक छोड़ा नहीं। अगर आप देखें क्लिक में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो दो पार्ट होते हैं, पहले आप क्लिक को डाउन करते हैं फिर क्लिक को अप करते हैं। हम आगे चल के जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे कि इन दोनों इवेंट्स को भी अलग अलग समझा जाता है। क्यों, अगर आप किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, वहां देखिए आप क्या करते हैं, पहले क्लिक करते हैं
उसके बाद उसको छोड़ते नहीं है, फिर कहीं उसको और ले जाते हैं, फिर वहां पर हटाते हैं। यानी माउस के लिए क्लिक दबाना और उसको वापस छोड़ने का मतलब भी अलग अलग है ना। तो वहां पर भी आप ये एक्टिव अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव का क्या मतलब है, मान लीजिए हम इसमें एक्टिव भी अप्लाई कर देते हैं। मैं बोलता हूँ ए एक्टिव, है ना। इसके लिए मान लीजिए हम एक नया कलर डिफाइन कर देते हैं कि भाई जब भी एक्टिव होगा उसके लिए आप कलर क्या कर दीजिएगा टेक्स्ट का, है ना। रेड ग्रीन हमने यूज किया है, पर एक बार कोई यहाँ पर अच्छा कलर हम लगा लेते हैं। पहले हमने क्या लगाया था, एक्वा, एक्वा लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने लगा दिया एक्वा। अब क्या होगा देखिए, बाय अब यहाँ पर 3 क्लास हो गई हैं, स्टेट 3 हो गई हैं। बाय डिफॉल्ट एंकर टैग है तो बेसिकली दिख रहा है, मैंने होवर किया इसके ऊपर तो ग्रीन हो गया। अब मैं देखिए क्लिक दबा रहा हूं पर छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही मैंने क्लिक दबाया तो ये क्या हो गया है, अब ये चला गया है एक्टिव स्टेट में। तो अगर ये एक्टिव स्टेट में चला गया है तो सडनली ये क्या हो जाएगा, चेंज, दिस विल चेंज टू एक्टिव स्टेट, और कलर इसका हो गया एक्वा। तो उसके लिए भी हम कोई यहाँ पर बेसिकली जो तीसरी क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ड्रैग करके छोड़ा इसलिए चला नहीं, बट अगर मैं डायरेक्टली छोड़ देता तो क्या होता है, चला जाता मेंस के स्नीकर पे, है ना। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, 3 क्लास हो गई है। बाय डिफॉल्ट रेड है, उसके बाद ग्रीन है, दबाकर अगर मैं छोड़ूंगा, बेसिकली दबा कर रख रहा हूं तो ये हो गया एक्टिव। तो ये हुई अभी दो, बेसिकली हम यहाँ पर दो सूडो क्लासेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोट्स में भी हमने और कवर की हैं, वैसे तो बहुत ही सारी यहाँ पर होती है। देखिए और यहाँ पर क्या है, हमारी जो सूडो क्लासेस हैं, आप देख रहे हैं अगर कोई इनपुट है मेरे पास, यानी टेक्स्ट बॉक्स टाइप का इनपुट है, उसके लिए आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं फोकस। यानी जैसे ही मेरे अंदर क्लिक हो रहा हो तो आप ये क्या डिफाइन कर दीजिए, फोकस। तो वो इनपुट बॉक्स कहाँ चला जाता है, फोकस स्टेट में चला जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वापस अगर आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर हम क्या बना लें, एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। जो बेस्ट शूज ऑन सेल दूसरा हमने लिखा है, इसकी जगह मैं क्या बना लेता हूँ, इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ, है ना। इनपुट मैंने बना लिया टेक्स्ट टाइप का। देखिए बाय डिफॉल्ट भी इसके लिए कुछ कुछ स्टाइलिंग डिफाइन होती है, यानी जैसे ही मैं बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट करता हूं तो भी क्या है, चारों तरफ एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया है। ये चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं पहले से, बट क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि अब ये एक्टिव स्टेट में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स होते या 3 होते, है ना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लगा दिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए। अब मैं इसमें जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर ब्लू आ रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर ब्लू आ रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर ब्लू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस समय जो एक्टिव है या जो फोकस में है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। तो जो फोकस में है, जहां पर हमारा कर्सर है, उस पर ये स्टाइल जो है बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रहे हैं। आपको अपने स्टाइल अप्लाई करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ इनपुट, कुछ मान लीजिए मुझे इनपुट पर अप्लाई करना है, पहले मार्जिन लगा देते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल्स का मार्जिन लगा दिया, है ना। अब क्या हुआ देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ गया, सब थोड़ा थोड़ा दूर हो गए हैं। और इसमें से जो 2-3 BR हमने लगाए थे, इनको थोड़ा कम कर देते हैं, स्पेस अननेसेसरीली ये खा रहे हैं। तो 3 एक्टिव हो गए। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो देखिए ये मेरा फोकस में है, ये फोकस में है, ये फोकस में है। फोकस के लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कर दिया इनपुट फोकस, है ना। जब भी आप फोकस में हो, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर ये सजेस्ट कर रहा है लाइट ब्लू, यही कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, या इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं ताकि कुछ हमको क्लियर सा नजर आए, ऐसा ना हो लाइट ब्लू हमको समझ ही ना आए। तो मैंने ये जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं जैसे ही किसी के अंदर फोकस कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो जो हमारे वाला प्रॉपर्टी था वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगले में जब मैं बेसिकली यहाँ फोकस कर रहा हूँ तो जो भी फोकस स्टेट में आएगा और वापस हटाने पर फोकस स्टेट से चला जाएगा। जैसे यहाँ पर होवर स्टेट लग रही थी और हट रही थी, एक्टिव स्टेट लग रही थी और हट रही थी, उसी तरह यहाँ पर भी फोकस स्टेट लगेगी और हटेगी, लगेगी और हटेगी, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी मेरी सूडो क्लास है। उसके अलावा आप बेसिकली चाइल्ड्स पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पर सूडो क्लास उसके लिए जनरली यूज होता नहीं है। यानी अगर कोई लिस्ट वगैरह है, आप वहां चाहते हैं कि पहले चाइल्ड पर अप्लाई हो जाए या nth चाइल्ड पर अप्लाई हो जाए, किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए भी जो आप चाइल्ड बेसिकली यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे हम जो चाइल्ड और डिसेंडेंट, चाइल्ड और बेसिकली सिबलिंग सेलेक्टर पढ़कर आए हैं, चाइल्ड या डिसेंडेंट सेलेक्टर पढ़कर आए हैं, इसी तरह से यहाँ फर्स्ट चाइल्ड पर लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज का अगर कोई फर्स्ट चाइल्ड होगा तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, कोलन लगाकर फर्स्ट चाइल्ड लगा सकते हैं। अगर आप nth चाइल्ड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेसिकली टास्क होता है, वो आप देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है वो दैट शुड बी आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस, है ना। हाँ, अब एक बार हम डाउट्स ले लेते हैं सूडो क्लासेस के। शैलेश जी। सर इस प्रकार से इसका प्लेस होल्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं सर, बाय डिफॉल्ट हम लिख के देते हैं ना। मेरे को नहीं समझ आया शैलेश जी, आप क्या पूछ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम प्लेस होल्डर देते हैं ना, इनपुट बॉक्स में प्लेस होल्डर सर, हाँ उसके अंदर लिखते हैं इंटरव्यूअर नेम, तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं ना। देखिए अगेन आप भी एक बार ट्राई करिए, सर्च करिए, नहीं होता है तो डाउट पूछिएगा, है ना। क्लास उसके लिए है जो मैंने बताया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं सर मैंने ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा है। तो एक बार आप उसके लिए पोस्ट बना दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर्सनली फोन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जो भी आइडियाज अभी आ रहे हैं इनको नोट करते रहिए ताकि आप इसको क्लास के बाद भूल ना जाए, और क्लास के बाद आप इसको अप्लाई करके देख सकें, थोड़ा सर्च करके देख सकें। ओके ऑलराइट अनीश जी, अगेन डाउट पूरा होने के बाद माइक बंद।
जी अनीश जी। हेलो सर, जो हाँ। आपने वो एंकर टैग लगाया था उसका कलर चेंज कर रहे थे, उसमें हम्म। ये क्या बोलते हैं, जैसे मैंने उसको क्लिक कर दिया तो उसका कलर मतलब चेंज ही रहना चाहिए ना, वापस फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आ जा रहा है। वो एक्टिव स्टेट नहीं है, वो देखिए जो वो ब्राउजर अलग से मेंटेन करता है। जो आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि गूगल में कई बार क्या होता है, आप किसी भी पेज पर जाते हैं तो कोई लिंक्स अगर पहले से क्लिक्ड हैं तो वो हमको अलग कलर से दिखाई देते हैं, और जो लिंक हमने कभी भी क्लिक नहीं किए हैं, बताइएगा मैं सही समझ रहा हूं या नहीं, वो हमको अलग कलर हाँ से यस। दिखाई देते हैं। यहाँ वो स्टेट नहीं है। देखिए सूडो क्लास किस लिए है, बस जब आपने दबाया हुआ है सिर्फ उसके लिए है। तो एक्चुअली अगर मैं सही बात बताऊं तो बटन के लिए ये जो एक्टिव है लिंक के लिए जनरली यूज नहीं होता है। बटन के लिए कभी कई बार आप देखते हैं थोड़ा एनिमेशन लगाने के लिए, थोड़ा कलर लगाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपने इस पर क्लिक कर दिया है, कई बार वो कलर चेंज जो है वो किया जाता है। वो जो आप बोल रहे हैं वो ब्राउजर अपने लेवल पर मेंटेन करता है। हमारे लिए ये बताना इस कोड में पॉसिबल नहीं है कि कौन सा लिंक यूजर पहले क्लिक कर चुका है, सिर्फ उसका कलर चेंज होना चाहिए, है ना। अगर उसके लिए कोई टारगेटिंग होती है तो मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है, उसको आप सर्च करिएगा, मैं भी सर्च करूंगा देखने के लिए। बट मेरी ऐसी जानकारी है कि जो बेसिकली लिंक पहले क्लिक हुए हैं और बेसिकली यूजर के हिसाब से वो जो डेटा रखा जा रहा है उसका एक्सेस सिर्फ ब्राउजर के पास होता है। मैं एज अ डेवलपर ये नहीं देख सकता कि यूजर ने मेरे लिंक को पहले क्लिक किया है या नहीं, क्योंकि एक टाइप का अगर आप सोचेंगे तो प्राइवेसी इशू भी है ना। अगर मेरे पेज पर भी मैं बेसिकली ब्राउजर से पूछ पा रहा हूँ कि यूजर ने कौन सा लिंक पहले से क्लिक किया हुआ है, कौन सा लिंक पहले से क्लिक नहीं किया हुआ है, तो ये यूजर की प्राइवेसी का ब्रीच है। तो ये जो एक्टिव क्लास आप देख रहे हैं ये उसलिए नहीं है कि कौन सा लिंक पहले से क्लिक हुआ हुआ है, ये सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए है जब आपने क्लिक दबा कर रखा हुआ है, सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए। जैसे ही आप इसको हटाएंगे क्या होगा, वापस से जो एक्टिव क्लास है यहाँ से हट जाएगी। अच्छा अच्छा, एक्टिव का मतलब सर क्या है, मतलब बेसिकली एक्टिव का मतलब? एक्टिव जो हमने बताया कि इस समय ये लिंक एक्टिव है, यानी इस समय इस पर क्लिक हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक नोमान खान जी बोल रहे हैं उसके लिए शायद विजिटेड होता है। देखिए मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसका लिंक यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। नोमान खान जी बोल रहे हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए शायद कोलन विजिटेड होता है। देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप ये पोर्टल पर पूछेंगे तो आपके दोस्त इसको शायद पहले मेरे से पहले सॉल्व कर देंगे। एक बार चलाकर देखिएगा, अगर लगता है विजिटेड चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हुआ हमारा सुडो क्लास। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आज हम और देखेंगे जिसका नाम क्या है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अभी तक क्या है, ये बहुत जगह हमने यूज जरूर की है। सुनील जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? यस सर, यस सर। हाँ हाँ सर, मैंने बताइए। विजिटेड सर ट्राई किया था अभी। रिसेंटली मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाया था, तो बटन पे किया था ताकि मैं बटन पे जैसे ही क्लिक कर दूं तो उसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन नहीं कर रहा था सर। एक बार सर आप उसको सर अगर दिखा सकते हैं तो। मैंने अगेन बहुत सारा सुनील जी, ट्राई किया था और आपको मैंने अगर इस, रेफरेंस भी लिया था। हाँ, तो आप एक बार पोर्टल पे पूछिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। देखिए बहुत सारे दोस्त आपके ऑलरेडी बनाकर दिखा रहे हैं किस तरह से करना है, तो वहां पर हम बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया अगर इसमें डाउट है तो हम अभी कवर करेंगे। उसके अलावा देखिए अगर हमको ऐसा लगता है ना वीक के दौरान कि ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई हैं या पोर्टल पर ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सबके साथ डिस्कस होने चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू स्टार्ट डूइंग सम डाउट सेशंस ऑल्सो, है ना। पर वहां पर क्या होगा, जो भी आकर अपना टाइम दे रहा है उसको क्लैरिटी होगी कि मैं सिर्फ डाउट सेशंस के लिए ही आया हूँ, एंड पीपल कैन चूज टू कम एंड चूज नॉट टू कम, है ना। तो यहाँ पर हम फिलहाल वही डाउट्स लेंगे जो हम क्लास में कर रहे हैं, है ना। और उसके अलावा अगर डाउट्स होंगे और बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए तो डाउट सेशन भी हम कर सकते हैं। सूरजीत जी। ओके सर। सर आप अभी वहां पर इनपुट फोकस में बॉक्स शैडो भी मेंशन किए थे, तो मैं अभी करके देख रहा था। तो एक चीज आप थोड़ा बैक जाएंगे। हाँ सर, यहाँ पर 005px। तो सर ये मैं करके देख रहा था, तो देख रहा था मैं 5px 0 5px कर रहा, ये डिफरेंस क्या है? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए बॉक्स शैडो अभी हम आगे कवर करने वाले हैं, जब हम बॉक्स शैडो कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हमने बॉक्स अच्छा शैडो अच्छा पढ़ाया नहीं है, मैंने इस एग्जाम्पल में अच्छा पहले गलती से यूज कर लिया है, बट हम बॉक्स शैडो भी पढ़ेंगे, वहां आपको समझ आ जाएगा। ओके सर ओके। ऑलराइट, तो अब हम देख रहे हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, है ना। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आपका पेज जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, यानी आपने जो बेसिकली स्क्रीन पर जितना साइज है कंटेंट का, कंटेंट उससे ज्यादा है। और ये कभी कभी क्या होता है, ये तो हमेशा ही होता है, हम देखते हैं पेज पर बेसिकली कंटेंट बहुत सारा होता है और हम करते क्या है, बेसिकली स्क्रॉल बार के बेसिस पर उसको कंटेंट को देख रहे होते हैं। बट ये अभी तक हमने अपने आप नहीं किया है, यानी स्क्रॉल बार कहाँ आती है, हमारे पेज पर आती है। बट आप चाहें तो कंटेंट के अंदर भी, यानी स्पेसिफिक चीजों में भी स्क्रॉल बार आ सकती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी पेज पर मल्टीपल स्क्रॉल बार है, यानी अंदर छोटे जो कंटेंट है उसके लिए कोई और स्क्रॉल बार है, बाहर पेज के लिए कोई और स्क्रॉल बार है ना। मल्टीपल स्क्रॉल बार आप पेज पर लगा सकते हैं। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, आप लीड कोड पर अगर जाएंगे, है ना, तो वहां क्या होगा, एक पेज पर मल्टीपल स्क्रॉल बार होती है। जहां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बगल में उसके लिए अलग स्क्रॉल बार होती है, जहां कोड लिख रहे हैं उसके लिए अलग स्क्रॉल बार होती है। तो पूरे पेज पर एक स्क्रॉल बार हो ऐसा जरूरी नहीं है।
जहां पर भी जिस भी एलिमेंट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो सकता है, वहां पर आप जो स्क्रॉल बार है वो लगा सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कंट्रोल हाउ कंटेंट इज हैंडल्ड व्हेन इट ओवरफ्लोज एन एलिमेंट्स बॉक्स। यानी अगर बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है ना, ये क्या हो गया, फ्लेक्स रैप की तरह हो गया। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लेक्स रैप जैसा है, पर मैं बोल रहा हूँ एनालॉजी वही है। एनालॉजी क्या है कि जब तक बेसिकली कंटेंट फिट हो रहा है कंटेनर में, तब तक ओवरफ्लो का कोई काम नहीं है। ओवरफ्लो का काम ही तब आएगा जब कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, और अब आप ये देखना चाहते हैं कि मैं जो ओवरफ्लो बेसिकली कंटेंट है इसको मैं किस तरह से मैनेज करूंगा। इसकी कौन कौन सी वैल्यूज आप दे सकते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की? आप दे सकते हैं विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। इनका क्या मतलब है? देखिए हमने चारों यहाँ पर ये यूज की हैं, और उसके बाद चारों का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको आपको चलाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल में बाद में अपना जो नोट्स है वो देख रहे होंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा, है ना। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। 13 के अंदर हमको बनाना है ओवरफ्लो डॉट HTML, है ना। इसमें हम कर लेते हैं डिफॉल्ट कोड, मेटा टैग्स को लेते हैं हटा, और यहाँ हम देते हैं ओवरफ्लो। इसको हम स्टार्ट कर लेंगे ओपन विद लाइव। तो देखिए ऊपर नाम आ गया ओवरफ्लो, यानी पेज तो हमारा ठीक से यहाँ पर खुल गया है ना। अब पेज अगर मेरा ठीक से खुल गया है, नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, हमको बनाने हैं ऐसे कंटेंट जो अपने बॉक्स से क्या हो रहे हो, ओवरफ्लो हो रहे हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ कंटेनर। इसके अंदर क्लास में दे देता हूँ क्या, कंटेनर। इसके अंदर मेरे को देना है टेक्स्ट, है ना। तो इसके अंदर मान लीजिए हम बना लेते हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी आप दे सकते हैं क्या, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मुझे देना है। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लॉरेम 100 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। अभी हम देख लेंगे कि हमको इसको कितना करना है। ये यानी भी बहुत जूम पर चल रहा है, अगर हम इसको 100% पर देखेंगे तो बहुत ही छोटा लग रहा है देखने में, है ना। थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं, और टेक्स्ट भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इतने सारे टेक्स्ट की हमको जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए इतने टेक्स्ट से मेरा काम ठीक से चल जाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के लिए मैं स्टाइल डिफाइन करना शुरू करता हूँ। स्टाइल थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, तो हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो नाम की एक स्टाइल प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर लेते हैं, स्टाइल फाइल भी डिफाइन कर लेते हैं। ओवरफ्लो डॉट, हर बार मैं स्पेलिंग गलत कर लिख रहा हूँ, ओवरफ्लो डॉट CSS, है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे ओवरफ्लो के अंदर। इसको हम दे देते हैं लिंक टू स्टाइल्स स्लैश ओवरफ्लो डॉट CSS, है ना। तो ये हमारी लग गई। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर डिफाइन करते हैं। पहले जो बाहर का हमने डॉट कंटेनर डिफाइन किया है, इसको हम क्या देते हैं, एक दे देते हैं हाइट और विड्थ, है ना। तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ विड्थ 250 पिक्सल्स। तो देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद दे देते हैं हाइट 250 पिक्सल्स, है ना। और मैं दे देता हूँ क्या यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए एक्वा, ठीक है, ताकि हमको दिख जाए कि कितना बेसिकली हमने हाइट और इसका विड्थ बनाया है। हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको 250 की जगह मैं कर देता हूँ 150, है ना। फिलहाल इतना बहुत है। कुछ पैडिंग डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि इतना अजीब ना लगे। पैडिंग मान लीजिए मैंने डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल्स का। और हम डिफाइन कर देते हैं मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल्स। एक मान लीजिए मैं बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, है ना। और एक मैं डिफाइन कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, जो हम पढ़कर आए थे, मान लीजिए 5 पिक्सल्स, थोड़ा सा राउंड हो गया। तो देखिए कार्ड टाइप का मेरा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। बेसिक मैंने यहाँ पर चीजें दे दी है ना। हाइट मान लीजिए मैं इसकी, क्योंकि हमको 3-4 बॉक्सेस यहाँ पर फिट करने हैं, 150 की जगह भी मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। देखिए बाय डिफॉल्ट जब मैंने क्या किया, इसकी हाइट कम कर दी, तो टेक्स्ट जो है वो बाहर जा रहा है ना। टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी विजिबल, है ना। तो अगर मैं इस क्लास को देखूंगा क्या हो रहा है, कंटेनर से बाहर अगर आपका सामान जा रहा है तो कंटेनर से बाहर जाएगा, वो आपकी हाइट को रिस्पेक्ट करेगा कंटेनर की, बट यहाँ पर क्या करेगा, इसको बाहर ये जाने देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लीजिए एक मेरी कॉपी ये हुई, 2, 3, 4, ताकि हम चारों वैल्यूज को यहाँ पर ठीक से कंपेयर कर पाए, है ना। अब मुझे इनके लिए अलग अलग थोड़ी टारगेटिंग भी लगानी है, तो मुझे इन सबको एक एक आईडी भी देनी होगी। मान लीजिए मैं आईडी दे देता हूँ पहली, क्या पहली आईडी मान लीजिए है, या नेक्स्ट एक एक और क्लास ही दे देते हैं जो जनरली किया जाता है। स्पेस दीजिए, मान लीजिए पहले वाले को मैंने क्लास दे दी विजिबल, है ना। कौन कौन से नाम है हमारे पास, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो, है ना।
तो ये हो गया विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो, है ना। अब मेरे को इनके लिए भी स्टाइलिंग डिफाइन करनी है, तो मैं दे देता हूँ डॉट विजिबल के लिए क्या करना है, डॉट हिडन के लिए क्या करना है, डॉट स्क्रॉल के लिए क्या करना है, एंड डॉट ऑटो के लिए क्या करना है। यही थे, या मैंने कुछ नाम इस बार गड़बड़ कर दिए हैं, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो, है ना। अब देखिए इनमें हमको क्या करना है, सब में बेसिकली यही जो हमने वैल्यूज दिए हैं यही हमको वैल्यू लगानी है, किसकी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। तो ओवरफ्लो यहाँ पर देखिए पहली हमारी क्लास क्या है, विजिबल, तो यहाँ मैंने दे दी प्रॉपर्टी विजिबल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इनमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते हैं, है ना। मार्जिन हमने 10 पिक्सल दिया है, मैं मार्जिन टॉप जो है इनका वो थोड़ा बढ़ाकर क्या कर देता हूँ, मान लीजिए 25 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि एक दूसरे में कंटेंट ना आए, और बढ़ा देते हैं 50 पिक्सल्स कर देते हैं, है ना। देखिए अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसका कंटेंट बेसिकली कहाँ तक जा रहा है ना। या इसे मार्जिन टॉप की जगह हम बॉटम कर देते हैं, ताकि ऊपर स्पेस ना रहे, नीचे वाले में स्पेस रहे, है ना। तो देखिए अभी सबका जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, कंटेनर से बाहर निकल रहा है। यहाँ मैंने दे दिया ओवरफ्लो विजिबल, अगले में मैं दूंगा ओवरफ्लो हिडन। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर कुछ भी टेक्स्ट मुझसे ओवरफ्लो कर रहा है तो उसको आप हाइड कर लीजिए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, विजिबल है, यानी ओवरफ्लो होगा तो विजिबल होगा। यहाँ इसने क्या किया, मेरे कंटेनर पर ही मान लीजिए एक तरह से बिल्कुल एक कट लगा दिया। जैसे ही कंटेनर से बाहर कोई चीज निकली, कंटेनर से बाहर चीज निकलते ही इसने क्या बोला, इसने बोला भाई इसके बाहर आप नहीं जा सकते, है ना। तो क्या होगा, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। स्क्रॉल के लिए क्या करेंगे, अगर मैं दे दूं ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो क्या होगा, अब देखिए अंदर यहाँ पर अपने आप क्या आ गई है, स्क्रॉल बाहर आ गई है ना। तो अब मैं जो अंदर वाला टेक्स्ट है इसके अंदर ही इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। देखिए एक स्क्रॉल बार मेरी पेज पे भी आ रही है ना। अगर मैं और थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन जो बॉटम है इसको 50 की जगह 80 कर दूं, तो क्या होगा, डेफिनेटली एक स्क्रॉल बार आ जाएगी बाहर भी। अब देखिए बाहर भी एक बड़ी स्क्रॉल बार है जिससे मैं पूरा पेज स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, और यहाँ पर भी एक स्क्रॉल बार आ गई है जो मैं इसका कंटेंट जो है वो स्क्रॉल कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या लिख लिया है ना। और लास्ट क्या है, लास्ट है ऑटो, यानी अगर मैं ओवरफ्लो की वैल्यू यहाँ पर ऑटो दे दूंगा तो क्या होगा, तो वो अपने आप से मैनेज करेगा कि स्क्रॉल बार दिखाना चाहिए या नहीं। जब स्क्रॉल बार दिखाना चाहिए तो ये स्क्रॉल बार दिखा रहा होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एकदम से खड़ा होता है वो ये है कि फिर स्क्रॉल में और ऑटो में फर्क क्या हुआ, है ना। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट वाले दो हैं इनका टेक्स्ट अब हम कम करते हैं, है ना। मान लीजिए इसका टेक्स्ट मैंने इतना कम कर दिया, है ना। और जो नीचे वाला है इसको भी यहीं तक ले आते हैं, माइनस तक मैंने मिटा दिया था, इसका टेक्स्ट भी मैंने कम कर दिया। क्या अब आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा है, फर्क क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि स्क्रॉल होना चाहिए, अब कंटेंट छोटा हो या ज्यादा हो, अब वो स्क्रॉल बार की जगह देखिए हमेशा यहाँ पर छोड़कर चल रहा है। स्क्रॉल बार विजिबल नहीं है, स्क्रॉल बार विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी जो कंटेंट है वो बाहर नहीं जा रहा, बट उसने क्या किया, स्क्रॉल बार के लिए जगह यहाँ पर छोड़ दी है। जब मैं ऑटो देता हूँ ओवरफ्लो को, तो अपने आप दिखेगा कि अभी क्योंकि कंटेंट छोटा है, कुछ भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ स्क्रॉल बार नहीं दिखाना चाहिए। बट जैसे ही कंटेंट दोबारा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उस केस में स्क्रॉल बार दिखाने लगेगा, है ना। तो चारों वैल्यूज हमको समझ आने चाहिए। ये जो हमने 80 दिया था इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, वापस 50 कर लेते हैं, है ना। तो ये चारों वैल्यूज हमको समझ आने चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वैल्यूज ओवरफ्लो होकर आपको दिख रही होंगी, हाइड नहीं होंगी। आप कहीं पर हाइड करना चाह रहे हैं तो उसको आप हाइड कर सकते हैं कि भाई स्क्रॉल बार भी मत दिखाना, हाइड कर देना, जो बाकी है वो बेकार है, नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पर, नहीं दिख रहा है। आप बोल रहे हैं स्क्रॉल बार लगाओ, मैं बोल रहा हूँ स्क्रॉल बार लगाओ, है ना, अपना दिमाग मत चलाओ, स्क्रॉल बार लगाओ। लास्ट क्या है, आप ऑटो कहीं पर भी दे सकते हैं कि भाई अगर कंटेंट मेरी जो बाउंड्रीज है उनसे ओवरफ्लो कर रहा है तो आप बेझिझक यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, वो जो एक स्क्रॉल बार है वो दिखा दीजिएगा। अदरवाइज बेसिकली कोई बात नहीं, अगर नहीं कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है तो यहाँ पर नहीं दिखाने की जरूरत है ना। तो यही चारों की चारों चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, और यही आपके यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन्ड है। अगर इसमें ओवरफ्लो में आपको कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी कवलजीत जी। जी सर, मुझे ना इन चारों वैल्यूज के अलावा एक और वैल्यू अगर आप बता दें, वो ये कि अगर हमारा कंटेंट कंटेनर से ज्यादा है तो हमारा कंटेनर उस हिसाब से थोड़ा उसकी हाइट बढ़ जाए आपका। देखिए अगर आप अपने कंटेनर की हाइट डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर उतना बड़ा होता है जितने में उसके सारे चाइल्ड आ पाए। अभी ये पूरा गेम हो ही इसलिए रहा है कि मैंने यहाँ पर कंटेनर की हाइट डिफाइन कर दी है। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर की 100 पिक्सल या हाइट डिफाइन ना करूं तो कंटेनर अपने आप उतने बड़े हो जाएंगे जितने में उनका पूरा कंटेंट आ सके। उसके बाद आपको कभी भी किस चीज की जरूरत नहीं है,
आपको स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हाइट है वो एनीवे अपने आप से उतनी एडजस्ट करता है। अगर मैं विड्थ भी डिफाइन नहीं करूंगा तो ये पूरी विड्थ ले रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो एनीवे पूरी विड्थ लेगा। पर हाइट ये मान लीजिए अपने आप पहले से ही ऑटो होती है कि अगर जितना भी मेरा कंटेंट है उतनी ही बेसिकली पेरेंट की हाइट हो जाती है। ये प्रॉब्लम आएगी ही तब जब आप स्पेसिफिकली ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर कंटेनर है उसकी विड्थ और हाइट आप स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हैं। ऑलराइट, माफ कीजिएगा, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और कवर कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, जिसका नाम क्या है, मिन एंड मैक्स हाइट एंड विड्थ। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। कितने का कॉम्बिनेशन है, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम कोई भी बॉक्स डिफाइन कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या डिफाइन किया है, हमने उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन की है। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम इतना तो होना ही चाहिए। जब हम बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स भी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हम बॉक्स को इतना छोटा करके ले गए थे कि उसके बाद क्या हो रहा था, मेरा कंटेंट ओवरफ्लो वहां पर करने लगा था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं वापस आ जाऊं, ये जो ओवरफ्लो है उसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा min max डॉट html। मान लीजिए हाइट विड्थ यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो भी हम लिख लेंगे, है ना। ये मैंने बना लिया, इसको मैं बोल देता हूँ min max हाइट एंड विड्थ। अब इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए ये भी जब स्केलेबल आप बना रहे हैं, कोई भी अपना वेब ऐप स्केलेबल बना रहे हैं, उसी में ये काम आएगा। बट ये एक तरह से अपनी टॉलरेंसेस डिफाइन करना है ना। जैसे आप क्या बोलते हैं, अपना भाई बहन जब आपको बहुत छेड़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है कि बस अब बहुत हो गया, है ना, इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी जो बर्दाश्त थी वो आपने पूरी कर दी है। तो आप एक तरह से मान लीजिए मिन और मैक्स हाइट का वही तरीका है बताने का। क्या आप ये बोल सकते हैं भाई स्क्रीन साइज आप छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, या थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट उसके बाद भी मेरी एक लिमिट है कि अगर आपने इससे छोटी स्क्रीन साइज कर दी है तो आप स्क्रॉल बार लगाइए, आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता है जो कंटेंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने उसको इससे छोटा या इससे बड़ा कर दिया है तो भी उसको इससे छोटा या बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। उस समय हमको ग्रो श्रिंक कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि ग्रो श्रिंक कुछ भी ना हो, है ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या दिया है, हमने एक बॉक्स बनाया है और उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हमने लिखा हुआ है। तो ये तो हम बना ही सकते हैं, पर अगर हम बॉक्स में आप देखेंगे हमने क्या डिफाइन किया है, ओवरफ्लो हमने ऑटो डिफाइन किया है, यानी जरूरत पड़ने पर कभी भी क्या आ जाना चाहिए, स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए, जो भी हमने देखा। इसके अलावा पैडिंग मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्या बोल रहा है, मेरी एक मिनिमम हाइट, मिनिमम मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ है ना। तो एक बार मैं इसको पहले आपको चलाकर दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे। मान लीजिए यहाँ में एक डिव बना लेते हैं डॉट कंटेनर नाम की, मतलब नॉट नाम की, डॉट कंटेनर क्लास की, है ना। इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट मान लीजिए हमको लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ लॉरेम 100, है ना। लॉरेम 100 मैंने यहाँ पर टेक्स्ट काफी सारा लिख लिया है। अब मैं कर लेता हूँ इसकी स्टाइलिंग, है ना। मैंने बोला स्टाइल डॉट कंटेनर, है ना। डॉट कंटेनर करके अब हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अगेन ये इतना स्मार्ट है, समझ रहा है कि हमने ऊपर मिन मैक्स हाइट विड्थ लिखा है, तो आप शायद ऐसा ही कुछ करना चाह रहे होंगे, है ना। कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर। हम अपने पेज से चलेंगे, बैकग्राउंड कलर मुझे क्या देना है, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट में देना चाहता हूँ, डार्क ग्रे दिखेगा क्या, हाँ दिख तो रहा है ना। तो मैंने यहाँ दे दिया डार्क ग्रे। कुछ पैडिंग डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए 10 पिक्सल्स की, और कुछ मार्जिन तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है थोड़ा सा, तो फिर भी मार्जिन में डिफाइन कर देता हूँ कितना, मान लीजिए 10 पिक्सल्स। एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड, रेड डिफाइन कर दूं क्या, चलिए रेड डिफाइन कर देते हैं, है ना। और एक हम डिफाइन कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, कितना 5 पिक्सल, है ना। तो मेरा बेसिक बॉक्स सा बन गया है। अभी देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इसको स्क्रॉल करना शुरू करता हूं तो क्योंकि ये एक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या करेगा, सारी की सारी जो मेरी विड्थ है वो लेता रहेगा। और जब मैं इसको छोटा करना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा छोटा भी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कितना छोटा हो जाएगा, यहाँ तक छोटा हो जाएगा। पेज इससे छोटा, बेसिकली ब्राउजर ही इससे छोटा हमको अलाउ नहीं कर रहा है ना। तो ब्राउजर पेज इससे छोटा नहीं कर सकता। बट अभी क्या है, अगर कोई पूछे कि क्या आपका एलिमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो बोलेंगे हमारा एलिमेंट तो एकदम रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल मिनिमम से बिल्कुल मैक्सिमम तक पूरे में रिस्पॉन्स दे रहा है। बट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई स्क्रीन बहुत ही ज्यादा चौड़ी है
तो भी ये जो बेसिकली बिहेवियर है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस केस में मेरा कंटेंट बीच में आ जाए, है ना। इस तरह से आप स्केल ना करें। जैसे अगर मैं मिंत्रा का आपको एग्जांपल दिखाऊं, मिंत्रा ने देखिए क्या किया, जब तक हम यहाँ तक थे तो ये क्या कर रहा है, पूरे स्पेस को यूज कर रहा है। बट एक पॉइंट के बाद जिसने बोला भाई इससे ज्यादा मेरी विड्थ नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड खाली स्पेस छोड़ना शुरू कर दूंगा। तो देखिए इधर इधर खाली स्पेस ही छोड़ रहा है, बट एक रो में 5 से ज्यादा आइटम्स नहीं दिखा रहा। तो आपको जरूरत साफ समझ आ रही है। ऐसा कभी हो सकता है कि यार इससे बड़ी अगर स्क्रीन है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा मैं कंटेंट नहीं दिखाना चाहता। तो उस केस में आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम विड्थ। मैं मान लीजिए आप बोल रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो, मेरी विड्थ 1500 पिक्सल से ज्यादा आप मत कीजिएगा, है ना। वापस आकर हम देखते हैं अभी क्या है। देखिए अभी ये पूरा का पूरा स्केल कर रहा है, बट जैसे ही मैं 1500 पर पहुंचूंगा उसके बाद ये क्या करेगा, मैंने शायद ज्यादा बड़ा डिफाइन कर दिया है ना। 1500 आई थिंक नंबर बहुत बड़ा हो गया। एक बार देख लेते हैं नंबर अभी है कितना। इंस्पेक्ट, अभी भी ये 1200 पर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मान लीजिए इसको 800 डिफाइन कर देता हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम विड्थ मेरी 800 पिक्सल हो सकती है, 800 पिक्सल से ज्यादा मेरी विड्थ नहीं हो सकती, है ना। फिर से इसको हम छोटा करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी बड़ा करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अब 800 पिक्सल पे जाकर के इसने क्या किया, आगे स्केल करना बंद कर दिया। तो मैंने बोला भाई ये मेरी मैक्सिमम विड्थ हो गई है ना। अगर ऐसा है तो आप उसके बाद अपना विड्थ लेना बंद कर देना। मेरे को दोनों साइड स्पेस भी मैनेज करना है। दोनों साइज का स्पेस आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, मार्जिन ऑटो करके। चलिए जी, ऐसे जब बताना है तो कमेंट में बताइए, है ना। माइक मत बीच में ऑन करिए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप मार्जिन ऑटो कर सकते हैं जो हमने बेसिकली स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। अब मार्जिन में ऊपर नीचे के लिए भी चाह रहा हूँ, है ना, तो आप 10 पिक्सल्स के बाद भी शायद ऑटो लिख पाएंगे। मैंने यहाँ पर ऑटो लिख दिया, अभी क्या करेगा, दोनों साइड का जो मार्जिन है उसको अपने आप से मेंटेन करेगा। तो अब मैंने क्या किया, देखिए इससे क्या हुआ है, बीच में आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते थे, इसके पेरेंट को आप बना दीजिए, क्या इसके पेरेंट को आप फ्लेक्स बना दीजिए और यहाँ पर बेसिकली कंटेंट को बीच में कर दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट कर दीजिए, जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई कंटेंट से स्पेसिंग लगा दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको बीच में दिखाने के। बट देखिए अब क्या हो रहा है, जो मिंत्रा कर रहा था वही अब हम यहाँ पर कर पा रहे हैं कि एक पॉइंट तक हमारा जो बेसिकली बॉक्स है वो स्केल करता है, उसके बाद वो स्केल नहीं करता। जैसे मैंने ये डिफाइन किया, इसी तरह से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैक्स विड्थ के साथ साथ आप मिन विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पेज कितना भी छोटा हो, एक पॉइंट के बाद यानी 400 पिक्सल से छोटा मैं यहाँ पर नहीं हो सकता। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा मिनिमम स्पेस 400 पिक्सल होना चाहिए। तो अभी जब मैं छोटा करूंगा तो एक पॉइंट तक ये छोटा होगा। जैसे ही हम 400 पिक्सल पर पहुंचेंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए अभी अगर इस समय अगर मैं अपने बॉक्स की विड्थ देखूंगा, अगर तो बॉक्स की विड्थ कितनी है, 400 पिक्सल। 400 पिक्सल से जब मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसने स्क्रॉल बार ऐड कर दिया। अब अभी बोल रहा है इससे छोटा मैं नहीं होऊंगा, है ना। तो ऐसा जहां पर भी आपको यूज करना हो, आपको मिन मैक्स हाइट डिफाइन करनी है, मिन मैक्स विड्थ डिफाइन करनी है। यानी ये आप अपनी टॉलरेंसेस डिफाइन कर रहे हैं, अपनी लिमिट डिफाइन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा छोटा बड़ा मैं नहीं होना चाहूंगा। तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं मिन मैक्स। यानी एक तरह से लिमिट्स हैं कि हम कितना रिस्पॉन्सिव अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए थोड़ा सा ओवर टाइम हो गए हैं, यहाँ पर मैं क्लास एंड करता हूँ। आज हमने अभी कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं की। हाँ जो डाउट है अभी मैं डाउट लूंगा, एक बार बता देता हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी हमने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज को फीडबैक के बाद दोबारा से बना रहा था बहुत सारी एक्सरसाइजेस को, और अभी वो पूरा नहीं हो पाया है। और मुझे भी नहीं पता था कि आज की क्लास में कितना कंटेंट कवर कर पाएंगे। तो अभी मैं नोट्स बिना प्रैक्टिस एक्सरसाइज के डाल रहा हूँ, बट कल मैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज अलग से यहाँ पर अपलोड करूंगा नीचे, है ना। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी कल। एनीवे टेस्ट भी अपलोड होना है शाम तक, तो टेस्ट भी होगा। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज और टेस्ट दोनों होंगे, और वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कब देख रहे होंगे, मंडे में देख रहे होंगे। जी नीरज जी। जैसे कि सर हम ब्राउजर का साइज को कम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार आ रहा था, वो स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं नहीं समझा आप क्या बात कर रहे हैं, कहां पर स्क्रॉल बार? जैसे इसको कम कीजिए आप, हाँ यहाँ नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है ना सर, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हम यस ये आप समझे नहीं। हमने ये चाहा है कि हमारा कंटेंट इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट इससे छोटा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन उससे कम ज्यादा छोटी है, तो आप स्क्रॉल बार लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ से मिनिमम विड्थ को हटा लूंगा तो फिर कोई स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ये क्या करेगा, स्केल करता रहेगा, मैं चाहे जितना छोटा इसको करूँ। देखिए कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। यहाँ उल्टा है, हम स्क्रॉल बार लगाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं मेरा कंटेंट इससे छोटा नहीं दिखना चाहिए। इमेज भी हो सकती है, अभी तो मान लीजिए टेक्स्ट है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये इमेज हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ भी हो, इससे छोटा मत कीजिएगा। तो आप उस केस में यहाँ पर मिन मैक्स विड्थ क्या मिन मैक्स हाइट डिफाइन करते हैं। अनीश जी। Sir, as you define maximum width and minimum width, so and also you have mentioned that margin equal to 10 pixel auto. So the 10 pixel auto comes into picture only it meets the maximum and minimum width, right? Correct. Okay. So if it doesn't meet, it will be only 10 pixel, right?
करेक्ट। The margin would be okay. Okay, fine. हेमंत जी, अच्छा मुझे लग रहा है हेमंत जी का डाउट जो है वो दूर हो गया है। तो चलिए मैंने बोला, देखिए टेस्ट पिछली बार से अगली बार जब बच्चों ने दिया तो थोड़े से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कम हो गए थे। इस बार हम टेस्ट में थोड़ी इस टाइप की आइटम्स भी डालने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस नहीं है ना, कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस हो, तो थोड़ा सा वो भी कोशिश करते हैं, बट इसको सीरियसली दीजिएगा। अगेन इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बार उस टेस्ट को देने के लिए जो पहले थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, आधा एक घंटा रिविजन करेंगे, वो फोर्सिंग फंक्शन है बस, वो आप मिस ना कर दें वो रिविजन करना। मैं टेस्ट सिर्फ इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ, इसके मार्क्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार दोबारा अपना जो कंटेंट है उसको देखें, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करें, दोबारा थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप याद रख पाए। रोहित जी। सर बेसिकली सर मेरा डाउट ये है कि सर जो सीएसएस में जो स्टाइल सर जो करते हैं तो सर उसमें आप सर सेलेक्ट करके पिक्सल को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, वो सर मुझे नहीं समझ में आता। जब मैं करता हूँ तो मुझसे नहीं होता है, और मैंने पोर्टल पर भी सर दिया हुआ था तो मेंटर को भी सर समझ में वो बातें नहीं है। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँगा उसे। पिक्सल को बड़ा कहाँ कर रहा हूँ मैं सर? ये जो स्टाइल सीएसएस का सर खोलते हैं और सर डायरेक्ट जैसे 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल सर अच्छा, जैसे ये पैडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको अंदर क्लिक करना है और जो आपके कीबोर्ड में एरो कीज हैं ऊपर नीचे वाली, अगर आप एरो कीज दबाएंगे तो ये नंबर बढ़ना और कम होना शुरू हो जाएगा। ओके सर यही चीज सर पूछना था, कोई बात समझ नहीं है। ऐसे में अगर आपको वो समझ नहीं आया, आप बोलिए कि या मेरे को आप मैसेज करिए, है ना। वैसे तो मैं मेंटर से बोलूंगा, अगर आपको आपने उनको बताया कि आपको समझ नहीं आया है। यस सर, क्वेश्चन कौन मेंटर है आपके? सर मयंक सर करके। अच्छा, तो ऐसे में जब भी मेंटर का आपको समझ नहीं आया, आपने मेंटर से बात के लिए समझ नहीं आया, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप कि सर मैंने मेंटर से पूछ लिया, मुझे समझ नहीं आया। वैसे मेंटर को भी मुझे बताना चाहिए, मैं एक बार उनसे बात करूंगा। जी मोहित जी। एक टेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन था सर। हेलो हेलो। हाँ पूछिए सर। एक टेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि टेस्ट में सिर्फ इस वीक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या इस वीक में अपन ने जो पढ़ा वो सब आने वाला है, या पिछले वाला भी? सिर्फ इस वीक वाला आएगा। सिर्फ इस वीक में जो अपन ने कवर करा वही कॉन्सेप्ट। पर अगेन आपको अगर मतलब आपको आइडियली तो पूरा ही रिवाइज करना चाहिए। मैं अगर पीछे का भी कोई कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, देखिए जब हम एडवांस सीएसएस पढ़ रहे हैं तो उसमें पीछे वाले कॉन्सेप्ट तो यूज होंगे ही होंगे, है ना। मैं उनको स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट रिविजन आपको ऑब्वियसली पुराना पूरा करना चाहिए। जी मुकुंद जी। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर एक्चुअली में जब हम लोग पहले एलिमेंट को टारगेट करते थे तो या तो हम आईडी से करते थे या क्लास से करते थे, बट सर आज आपने स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए क्लास को जैसे दो नाम मतलब एक साथ दो नाम लिखे हैं, तो सर वो समझ में नहीं आया। जैसे अच्छा देखिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस देने हैं, एक एलिमेंट के मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, एक एलिमेंट का आईडी एक ही हो सकता है। देखिए बाकी जो जिसका डाउट नहीं चल रहा है प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। जिसका बेसिकली किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जितनी क्लासेस के जो वहां पर प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई हैं, जो सीएसएस की चीजें डिफाइन हुई हैं, वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी। तो दो क्लासेस अगर आपको डिफाइन करना है तो आप स्पेस लगाकर 2 3 4 5 कितनी भी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में स्पेस लगाकर आप क्लास डिफाइन करते जाएंगे। तो सर वो एक तरह के आईडी के जैसा काम करेगा? नहीं देखिए, आईडी तो यूनिक होना चाहिए। यहाँ क्लास क्या है, मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ है ना। मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा हेडिंग भी है ना। ये मेरा कोई कलर का, मैंने कुछ और, मैं मल्टीपल टाइप के स्टाइल्स हैं जो इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, जो सारे के सारे स्टाइल जरूरी नहीं कि मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहाँ डिफाइन किया था वो आपको तभी पूछ लेना चाहिए था उस समय जब मैंने हाथ उठवाया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ हमने यूज किया, क्लास में मैंने किया माई इनपुट और यूजर नेम, है ना, माई इनपुट और पासवर्ड। तो इसका क्या मतलब है, मैं माई इनपुट में कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूँ जो दोनों को यूज करनी है, पर यूजर नेम में कुछ डिफाइन करूंगा जो सिर्फ इसमें यूज कराऊंगा, पासवर्ड में डिफाइन करूंगा जो सिर्फ इसमें यूज कराऊंगा। ऐसा भी हो सकता है यूजर नेम वाली किन्हीं दो में शेयर हो रही हो, ये माई इनपुट वाली 10 लोगों में शेयर हो रही हो, है ना। तो इसमें अगर कोई पूछेगा इनपुट की क्लास क्या है, दोनों इनपुट की क्लासेस हैं। माई इनपुट भी क्लास है इसकी और यूजर नेम भी क्लास। मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं एक ही एलिमेंट की। ओके सर। ऑल राइट।
अनिल जी का क्वेश्चन हो गया था या आपने दोबारा हैंड रेज किया? Yeah, one more question, sir. So हाँ since we प्लीज। undergone learning many things like targeting a value using हाँ descendant and everything, but generally we will be using more further with class only now, sir, using class. correct. See, 99% of the cases you will only be using class, right? Otherwise, most popularly, what you use is either element selectors that we use in smaller projects. You can use element selectors or ID selectors. Other than this, sometimes you use pseudo classes that we use today, right? Or child or descendant. I've only seen some cases where child or descendant is used, right? Otherwise, mostly only class, ID, and this are used. None of the other things are used generally. But you should know that this can happen. So if there is a special scenario where once in 1,000, once in 10,000 case you want to use it, you should know there is a way to target these elements also. So if I was you, I wouldn't try to remember the syntax of each of these. I would just try to remember that this kind of targeting is also allowed and this kind of targeting is also possible, so that when that case arises, I can come back, check the syntax and then do it. Okay, sir, I got it. ऑल राइट, अगेन माफ कीजिएगा काफी ज्यादा ओवर टाइम होने के लिए, है ना, बट वीकेंड है, अच्छे से एंजॉय करिएगा, साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है ना। जय हिंद, जय भारत।